फेल आपको कोई नहीं कर सकता, आप फेल नहीं होने वाले हैं। आई होप कि आपने कल की वीडियो देख ली है। केमिस्ट्री की एग्ज़ाम आपकी जा चुकी है। कल मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मास्त्र चलेगा 4 दिन तक और आपको रोज के सिर्फ 4 घंटे एटलीस्ट देने हैं। जिन्होंने कुछ भी फिजिक्स नहीं पढ़ा है, जिन्हें डर लगता है पास नहीं हो पाएंगे, फेल हो जाएंगे, क्या होगा हमारा, उन्हीं लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज़ है। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, तुरंत स्टार्ट करते हैं। लेकिन इतना कंफर्म आपको बोलूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखना। 16 मार्क्स का चैप्टर है। मुझे पता है पास होने वाले जो विद्यार्थी हैं, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द बैक बेंचर्स। पास होने वाले जो विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ तुक्का मार के आप एमसीक्यू में इधर उधर से तो करोगे ही करोगे। मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि 8-10 एमसीक्यूज तो आपके सही होंगे ही। ठीक है, उसके बाद जो ये 4 दिन की आपकी सीरीज़ है उसको ढंग से कर लेंगे ना यार, तो 35+ मार्क्स कहीं नहीं जाने। तुम फेल नहीं हो सकते। पहले अपने मन से इस चीज़ को निकाल करके फेंक दो, ईयरफोन लगाओ, पानी की बोतल साथ में रखो और अगले 2 घंटे तक अगर मैं यहाँ से नहीं हिलाऊँ तो आपको भी नहीं हिलना है। प्रॉमिस? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा। हम बात करते हैं, मैं आपको पूरा वैसे ही पढ़ाऊँगा कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और वहीं से आपको सवाल बनेंगे तो आप कर जाओगे। इतना बात याद रखो, फेल वही विद्यार्थी होगा जो पूरा कोरा पेपर छोड़ करके आएगा, मतलब जो कुछ लिखेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप लोग उससे रिलेटेड कुछ लिखे रहोगे तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता। बैक बेंचर सीरीज, ब्रह्मास्त्र सीरीज की यही खास बात है। आपको इन अस्त्रों का यूज करना है। सवाल आपको दिखे नहीं आ रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड 4 बातें याद आ रही है तो लिख करके आना, छोड़ना मत कुछ भी। लेकिन मैं इतना आपको वादे के साथ कह रहा हूं बच्चों, अगर आप ध्यान से सभी चीज़ जो मैं आपको पढ़ाऊं लिख गए, अगले 4 दिन तक लिख लिख करके, याद कर करके, रट रट करके चले गए, दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती। ये बड़ा भाई बाबा एसएसपी रॉकी भाई आपके साथ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 16 मार्क्स का चैप्टर है बच्चा लोग। एंड मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कल आप लोगों को जो होमवर्क मैंने दिया था वो आप कर चुके हैं। कौन से होमवर्क दिया था? पहला 2 वीडियो देखने के कहा था, पहला कंप्लीट डेरिवेशन और दूसरा मैंने आपको पूरे फॉर्मूले याद करने के लिए कहे थे। जितना काम दो उतना आपको ईमानदारी के साथ करना है। अगर ईमानदारी और विश्वास नहीं दिखाएंगे तो फिर मेरा और आपका रिश्ता टूट जाएगा। रिश्ता टूटने का अर्थ है कि आप फिर डायरेक्शन से भटक जाओगे। इसलिए जितना काम दो उतना आपको करना है, आप आराम से पास होंगे। तो ये है बच्चों चैप्टर 1। मैं आपको इसके अंदर फॉर्मूले की शीट भी डाल दे रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारे सामने यहाँ पर टॉपिक आएगा वो यही है कूलम्स लॉ। बराबर, कूलम्स लॉ। बच्चा इस क्वेश्चन से 35+70 लिखा हुआ है। इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स आते हैं, थ्योरी नहीं आती है। ठीक है, चलिए मैं आपको न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं वो सिखा देता हूँ और ऐसा सिखाऊंगा कि आपको लाइफ टाइम तक ऐसा क्वेश्चन हमेशा के लिए आ जाएगा। बस आप ध्यान से सुनना। जैसे मान लो बेटा यहाँ पर एक चार्ज है Q1 और यहाँ पर एक चार्ज है Q2, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अगर बोला जाए कि दूसरे नंबर पर फोर्स निकालो पहले की वजह से, तो इसका फॉर्मूला होता है K Q1 अपॉन में R21 का स्क्वायर। लेकिन जब वेक्टर फॉर्म बोल देना तब आप यहाँ वेक्टर करके यहाँ पर क्या कर दो, R कैप कर दो। हो सकता है थियरी आ जाए, तो थियरी आ जाए तो आपको इतना ही लिख देना है, Q1 Q2 बना देना, इसके बीच में डिस्टेंस R21 का स्क्वायर और फिर आर कैप। ऐसा भी हो सकता है F12 वेक्टर में, तो इसके जगह पर भी आप सेम लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर एंड देन R12 का कैप। पक्की बात है। देखो डिफरेंस क्या है, 1-2 है यानी 1 पर 2 की वजह से लगने वाला फोर्स, F21 है मतलब 2 पर 1 की वजह से लगने वाला फोर्स। ऐसे आप अपने नोट में भी साथ साथ में लिखते भी चलो ताकि याद होता चला जाए। ठीक है, वीडियो ईयरफोन लगा करके सुनते रहना, लिखते चले जाना, आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा, आप आराम से पास हो जाओगे। तो ये हो गया। अब ये यहाँ पर मैंने एक छोटी सी गलती करी, यहाँ R21 कैप आएगा। छोटी सी बात याद रखो कि यहाँ पर हेयर ये जो आपका R12 का कैप है ना बच्चों, इसके जगह पर आएगा वेक्टर में R1 माइनस में R2 अपॉन में मॉड ऑफ R1 माइनस में R2। ये याद रखो आप। कैसे? 1-2 कैप है तो पहले 1 है, बाद में फिर 2 आएगा। इसी तरीके से अगर मैं R21 कैप कहता तो ये हो जाएगा R2 माइनस में R1 अपॉन में R2 माइनस में R1 मॉड में। देखो पहले 1 है तो 1 आ रहा है, पहले 2 है तो 2 आ रहा है। इनका मतलब क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, 1 पर 2 की वजह से, 1 पर 2 की वजह से। इसका क्या मतलब है, 2 पर 1 की वजह से। अगर मैं इस पर इसकी वजह से डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखूं तो वो ऐसे ही आएगा ना। अरे 1 मार खा रहा है 2 की वजह से, ऐसे ही फोर्स लगेगा। फिर अगर 2 पर 1 की वजह से देखूं तो ये ऐसे, तो ये दिस इज डायरेक्शन ऑफ F21 एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ F12। मान लो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर जो आपकी एग्जाम है अपकमिंग, वहां पर आप लोगों को क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ, ये लिख देना। ठीक है, अगर खाली आ गया कूलम्स लॉ तो भी ये लिख देना, पूरा लिखना, जितना बोला है उतना लिखना। पक्की बात? ठीक है, एक टॉपिक आपका पूरा हो गया। चलिए अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, उस क्वेश्चन को करने से पहले हम यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी बात समझ लेते हैं।
जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्यू चार्ज है, यहाँ पर एक कैपिटल क्यू चार्ज है, और यहाँ पर ना एक माइनस क्यू चार्ज रखा है। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, आपको न्यूमेरिकल्स भी आने लगेंगे, सुनना खाली अच्छे से। यहाँ पर आपके पास में 3 चार्ज है, क्यू, माइनस क्यू और कैपिटल क्यू। बोल रहा है कि इस माइनस क्यू चार्ज पर नेट फोर्स 0 है। ऐसा सवाल में लिखा है, नेट फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज इज 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू। बराबर, इससे बेहतर सवाल नहीं मिल सकता। अब जो बच्चे पहली बार न्यूमेरिकल कर रहे हैं उनको न्यूमेरिकल से डर लगेगा, तो भैया कौन से न्यूमेरिकल्स करें, हम तो बैक बेंचर्स, हमने पूरे साल फिजिक्स पढ़ी ही नहीं है। तो आपको जितना मैं यहाँ कराऊँ उतना ही करना है, और जैसा भी कराऊँ उसको याद करते चले जाओ, लिख लिख करके करते चले जाओ। देखो ये सवाल आपके लिए भी कितना आसान हो जाएगा, समझाता हूँ, देखो तुरंत समझ में आएगा, आप ही लोगों के लिए है। तो बच्चा यहाँ पर क्या बोलता है, नेट फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्जेस 0, मतलब कि इस पर नेट फोर्स 0 है। ऐसे नाम दे दो 1, 2 और 3, यानी F2 पर फोर्स 0 है, 2 नंबर पर फोर्स 0 है। 2 नंबर को मार कौन सकता है, 1 नंबर वाला, 3 नंबर वाला। तो इसे हम लिखेंगे 2 पर 1 के थ्रू और 2 पर 3 के थ्रू इज इक्वल टू 0। पक्की बात है, ठीक है। अच्छा, अब देखो F21 का डायरेक्शन किधर होगा, 2 पर 1 की वजह से, तो डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए इस साइड, बट नहीं होगा क्योंकि माइनस है। जब भी माइनस रहे, यही इंटरेस्टिंग बात सिखाना चाहता था, जब भी माइनस रहे आपकी दिशा बदल दीजिए। जैसे मैं कह रहा हूं 2 पर 1 की वजह से, तो ऐसा होना चाहिए 2 पर, तो इधर होना चाहिए एरो, बट माइनस है इसलिए उल्टा हो जाएगा। माइनस का मतलब उल्टा कर देना बस। फिर 2 पर 3 की वजह से, तो 2 पर 3 की वजह से ऐसा होना चाहिए, बट नहीं होगा क्योंकि माइनस है, इसलिए अपोजिट हो गया। दोनों ही फोर्सेस अपोजिट दिशा में है, इसीलिए यहाँ प्लस नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, माइनस आ जाएगा। तुम टॉपर्स को टक्कर दोगे अगर ये पढ़ाने के बाद में 2 घंटा पढ़ के, 2 घंटे के अलावा 1 आध घंटे और निकाल करके काम करोगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू टक्कर दैट टॉपर स्टूडेंट। बराबर, तो ये हो गया। अच्छा, ये माइनस हो गया, तो F21 इज इक्वल टू क्या होगा, F23 होगा। फिर ये आपका हो जाएगा KQ2 Q1 अपॉन में बच्चा क्या है फॉर्मूला, R21 का स्क्वायर। फिर ये आपका हो गया KQ2, फिर Q3 अपॉन में R23 का स्क्वायर। बिल्कुल जैसे यहाँ लिखा है वही नीचे लिखा है, ठीक है। सवाल समझते जाइए, मजा आएगा आपको। तो K से Q2 से यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 था, तो KQ2 से KQ2 कट गया Q1। Q1 मतलब 1 नंबर पे चार्ज स्मॉल q है, अपॉन डिस्टेंस R21, 2 और 1 के बीच का डिस्टेंस। अभी पूरे सवाल के अंदर ना डिस्टेंस R दिया हुआ है, ये डिस्टेंस आपका आधा हो जाएगा और ये डिस्टेंस भी आपका आधा होगा, दिया रहेगा सवाल के अंदर कि द एंटायर डिस्टेंस इज R एंड द माइनस क्यू और क्यू के बीच का डिस्टेंस R/2 और यहाँ के बीच का भी डिस्टेंस R/2। अच्छा ठीक है सर, तो स्मॉल क्यू R21, 2 और 1 के बीच का डिस्टेंस R/2 है, तो R/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू Q3। Q3 की वैल्यू कितनी है, कैपिटल Q, तो हमने कैपिटल Q लिखा, डिवाइडेड बाई R23 का स्क्वायर। R23 भी कितना है, R/2 का स्क्वायर। तो ये देखो बच्चा लोग कट गया, समझ में आया बच्चों। माइनस क्यू कहाँ था, R2 पे, हाँ, तो Q2 Q2 तो कट ही गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, कैपिटल Q इज इक्वल टू स्मॉल q। बताइए कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब इसको अच्छे से रट लो कि ऐसा क्वेश्चन कहीं पर भी दिखे जहां बोलेगा कि नेट फोर्स 0 है, तो हम भैया 1 2 3 मान लेंगे, जिस पर 0 बोल रहा है ऐसे फॉर्मूला लिखेंगे। अगर आप इतना लिखे रहोगे, भले आप यहां तक नहीं पहुंचे, 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, एग्जामिनर को झक मार के आपको 1.5 मार्क्स देने पड़ेंगे, फेल नहीं हो सकते। फेल वही होगा जो कुछ नहीं लिख करके आएगा। अब बोलो इस स्लाइड से आपको कॉन्फिडेंस आया कि कूलम्स लॉ आ जाए या कूलम्स वेक्टर फॉर्म आ जाए, मैं इतना तो लिख ही लूंगा, है ना। तो चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रहा हूँ जैसे कि मुझे पता चल जाए ऑफलाइन क्लासेस के अंदर अगर बैठे हुए कुछ स्टूडेंट है, विद्यार्थी, उनको डर लग रहा है, बिल्कुल वैसे ही। चलिए कूलम्स लॉ हो गया। अब कूलम्स लॉ के बाद में हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस, बिकॉज ये कई बार आपके PYQs में आया है, पक्का मुझे भी फीलिंग आ रही है कि ये सवाल आ सकता है। तो अगर ये आ जाए सवाल, दिस इज नॉट सवाल, दिस इज डेरिवेशन, क्योंकि पहले चैप्टर से 5 मार्क्स के सवाल आते हैं। तो आ जाओ, देखो कैसे करते हैं। जब बोले ना कि ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस, तो एक्सिस पर डाइपोल निकालो, डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, सॉरी। तो हम सबसे पहले डाइपोल बनाएंगे। अब आई होप आपको डाइपोल पता भी होगा, नहीं पता तो देखो अभी पता चल जाएगा। डाइपोल का मतलब होता है एक नेगेटिव चार्ज और वैसा ही पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और उसके बीच का जो पूरा डिस्टेंस है उसको 2a मान लो। तो अगर ये पूरा 2a है, ये ओरिजिन है बच्चों, तो ये आपका a हो गया और ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। डाइपोल का एक्सिस बोल रहा है, तो डाइपोल के एक्सिस से कोई पॉइंट P है जहां पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेंटर से ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, ये हमारे लिए r हो गया,
पक्की बात, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बच्चा लोग नहीं ना? वेरी गुड बच्चा लोग। चलिए, तो सेंटर से r दूरी पर जब ये आए 5 मार्क्स में तो पहले चित्र बना देना। बैक बेंचर्स बहुत ध्यान से सुने, पे अटेंशन। चित्र बनाया, फिर 2 लाइन लिख दीजिए। क्या? एज शोन इन द डायग्राम वी हैव चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू, द सेपरेशन बिटवीन देम इज 2a फ्रॉम सेंटर प्लस and for the negative charge the distance is a from the center and from the center at distance r we have to calculate electric field। थोड़ा फास्ट बोला बट आपको जो समझ में आया लिखिए, बट 2 लाइन जरूर लिखिए अगर 5 में से 3 मार्क्स 4 मार्क्स चाहते हैं तो, क्योंकि 5 मार्क्स का डेरिवेशन पूछता है। अब देखो, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बच्चों हमारे पास जितने चार्जेस होते हैं उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब यहाँ पर इस पूरे सिस्टम में 2 चार्ज है, एक प्लस क्यू और दूसरा क्या है माइनस क्यू। तो हमको पी पॉइंट पे चाहिए तो मैं बोलूंगा भैया एक बार पॉजिटिव चार्ज की वजह से बता दो और एक बार नेगेटिव चार्ज की वजह से बता दो। अब जरा ध्यान दो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? ऐसा होगा। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्ट होती है। इतना तो पता होगा बच्चा लोग, है ना? नहीं पता तो याद रखिए, नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्ट होती है और पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाती है। तो ये प्लस और फिर दूसरा क्या हो गया? माइनस हो गया। अच्छा, दोनों अपोजिट है इसलिए प्लस नहीं करेंगे, यहाँ क्या कर देंगे? ई माइनस कर देंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जैसे याद रख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसलिए मैंने आपको कहा था कि कल की वीडियो देख कर क्या उसमें जिसमें सारे फॉर्मूले हैं। अब वो फॉर्मूला कॉपी में लिखे रहो और जो जो डेरिवेशन कराते जा रहा हूँ, जैसे जैसे न्यूमेरिकल कराते जा रहा हूँ उसको अप्लाई करते जाओ। 4 दिन में 16 घंटे दे दिए, कोई फेल नहीं कर सकता। आइए चलिए, तो ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस कितना होगा? तो यहाँ से यहाँ तक बच्चों देखो, ये पूरा आर है, ये ए है, फिर से देखो ये आर है, ये ए है, बचा हुआ आर माइनस है। तो ये आपका हो गया आर माइनस ए का स्क्वायर, फिर मैंने यहाँ माइनस किया, फिर नेगेटिव चार्ज की वजह से तो ये आपका हो गया के क्यू अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अगर तुम भूल जाओ तो ऐसे याद रखना कि यहाँ प्लस था, ये माइनस चार्ज है इसलिए माइनस है। तुम्हें बस याद रखने का ही काम करना है, रटना है, ऐसा समझ लो बच्चा लोग क्लास में बराबर। के क्यू को बाहर निकाल दो, के क्यू को बाहर निकाला, क्या बचा? 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। फिर क्या सर बच्चों? एलसीएम लेना है, ए प्लस बी ए माइनस बी, 10वीं क्लास का मैथ्स है। ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आर स्क्वायर माइनस में 2ra प्लस में ए स्क्वायर, फिर ब्रैकेट किया माइनस, ये वाला माइनस, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। सो दिस इज आर स्क्वायर। और मैंने कुछ लोचा मारा क्या? जस्ट अ सेकेंड। प्लस के लिए बच्चा लोग, प्लस के लिए डायरेक्शन इधर है एंड दैट वी हैव के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ओह, यहाँ पे आर माइनस ए है, अभी सोचो यहाँ आर माइनस ए है, यहाँ आर प्लस ए है, तो ये आपका हो गया, ठीक है। फिर माइनस आर स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, बट ये वाला माइनस इसको क्या बना देगा? प्लस बना देगा। अब इतने बार इसको लिख लो ना, क्योंकि अगले 4 दिन में आपके पास में कितने घंटे? 24 गुणे 4 कर दो, बहुत अच्छा खासा टाइम। इसको इतने बार लिख लो, लिख करके रट डालो, क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है। तो अब देखो, जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद हो जाएगा। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट देना, ये स्क्वायर से स्क्वायर काट देना, 2ra कितना हो गया? 4ra। सो के क्यू इंटू 4ra अपॉन में आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखा था ना ऐसा फॉर्मूला कल के वीडियो में? लीजिए प्रूफ हो गया। इसको तोड़ दो, 4 को तोड़ोगे तो क्यू इंटू 2a एंड देन आर, फिर यहाँ 2 अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देख बेटा, ये 4 को तोड़ा तो 2 इंटू 2a करा, क्यों? क्योंकि ये सॉरी, ये क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है। तो आपका आंसर आ गया ना, 2kpr अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। दैट्स इट, खत्म। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें एक कंडीशन डाल देना कि अगर r बहुत बड़ा हो a से, मतलब कि ये जो दूरी है बहुत ज़्यादा है a से, ये दूरी बहुत ज़्यादा है a से, तो हम a को छोटा मान सकते हैं, a को 0 मान सकते हैं। अगर मैंने a को 0 ले लिया तो ये r का स्क्वायर इंटू स्क्वायर r, 4 ऊपर वाले r से कटेगा, तो ये बच जाएगा 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये आपने कल के फॉर्मूले में देखा होगा। अब क्यों ये डेरिवेशन भी खास हो जाता है? अगर मान लीजिए इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आ जाएगा, तुम पहचानोगे कैसे? डाइपोल लिखा रहेगा कहीं पे सवाल के अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर, और आपसे ना इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा होगा ऑन द एक्सिस, तो तुम अगर भूल भी गए न्यूमेरिकल कैसे करना है, हालांकि चांस कम है इससे न्यूमेरिकल है, लेकिन आ जाए तो मैं आपको बस इतना कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड कुछ भी आए, कुछ नहीं आ रहा हो तो लिख के आना, ये लिख करके आना, भूलना मत, ठीक है? भूलना मत। तो ये आप इतना कर दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएगा। डेरिवेशन आएगा तो पूरा में से पूरा मिल जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड टू डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटर।
कहाँ पर, इक्वेटर। तो बिल्कुल आसान है, सबसे पहले डाइपोल बनाइए। जैसा कि हमने आपको बताया डाइपोल में क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसके बीच में टोटल डिस्टेंस को आप 2a मान लो। तो ये सेंटर से ये डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, 2a हो गया। इक्वेटर का मतलब होता है 90 डिग्री के लाइन पे। अभी आपने जो डेरिवेशन देखा उसमें देखो एक्सिस पर था पॉइंट P, अब बच्चा कहाँ है, यहीं पर है। इधर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या मैंने बताया, सिस्टम में जितने चार्ज हो उतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है। इस चार्ज की वजह से अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा तो पॉजिटिव से आउटवर्ड जाती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे। तो इसका एरो ऐसा हो गया, समझना ध्यान से। ये एंगल थीटा बनाना, यहाँ पर भी थीटा कर देना। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जहां थीटा होता है ना वहां पर ई कॉस थीटा। भोकाल बैच जो कि पेड बैच है, वहां एक बच्चा पूछा था सर पता कैसे चलता है कॉस थीटा कैसे लेते हैं। तो जो बच्चा पूछता है ना मुझे याद रहता है। तो याद रख बेटा, जैसे जिधर थीटा होना उधर ही कॉस आएगा, और उसके अगेंस्ट वाला क्या होगा, ई साइन थीटा होगा। पक्की बात समझ में आ गई? गुड सर, वेरी गुड। अब ये माइनस है, तो माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने देखा था ऐसे इनवर्ट रहता है, मतलब उसके तरफ आता है। फिर से ये एंगल थीटा है, यहाँ एक जेड बना दो। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है। 10वीं क्लास की मैथ से बच्चों एकांतर कोण बोलते हैं इसको। ये थीटा तो ये भी थीटा। तो ये आपका क्या हो गया, ई कॉस थीटा। देखो थीटा की तरफ कॉस लिया, और ये क्या हो गया, ई साइन थीटा। अब तुम बैक बेंचर्स मत मानो खुद को, तुम खुद दिमाग लगाओ, बिकॉज तुम टॉपर्स को टक्कर दोगे बच्चों, आराम से दे सकते हो। कहाँ सोचो कुछ नहीं आ रहा था लेकिन अब आ रहा था, आ रहा है ना समझ में। ये बैक बेंचर्स के लिए सीरीज ही ऐसी बनाई है मैंने, प्यार हो जाएगा फिजिक्स के साथ। अब देखो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो ये है, एक तो ये है। तो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो इसका इंपैक्ट खत्म हो गया। बचा क्या इस पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉस थीटा का। मतलब यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिली वो आपकी कितनी हो गई, 2a कॉस थीटा। कितनी हो गई, 2a कॉस थीटा, क्योंकि दो इस तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/r² एंड देन कॉस थीटा। चलो r क्या है, r का मतलब होता है चार्ज का पॉइंट से डिस्टेंस। जैसे यहाँ आपने देखा था r ये था चार्ज का ये सेंटर से डिस्टेंस, फिर बाद में आपने r² में ये डिस्टेंस r - a लिया था, और ये डिस्टेंस आपने क्या लिया था, r+a लिया था, बराबर। तो बच्चा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर मैं r मानूं तो आपको नहीं लगता r बराबर a² प्लस में y², इसको मैं y मान लेता हूँ। कैसे ये y हो गया, तो ये डिस्टेंस y एक्सिस पर है, इसलिए हमने सरलता के लिए y मान लिया। यहाँ स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा ना, तो ये आपका हो गया a² प्लस में y², ठीक है। अच्छा, कॉस थीटा डायग्राम देखो, कॉस थीटा बराबर होता है हियर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज बेस। बेस इज व्हाट, दैट इज a, सो वी हैव a अपॉन में r। तो कॉस थीटा क्या हो गया, a/r, यहाँ रख दो। तो ये आपका आ जाता है 2kq फिर अपॉन में r का क्यूब, है ना सिंपल। r क्यूब क्या होगा सर, r² इतना है, तो सिर्फ r कितना होगा। तो स्क्वायर जब भी हटता है ना, पावर हटाते हैं बच्चों, तो फिर वो रेशियो में जाता है। यहाँ 2 था, यहाँ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, ऐसे रूल होता है। यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे 1/2 होगा, क्यूब कर देंगे तो फिर यही आपका आंसर बन जाएगा 2kq। कुछ छूट रहा है मेरा, अच्छा हाँ ए यहाँ पर a रह गया, वही तो मैं बोलूँ। 2kqa अपॉन में a² प्लस में y² की पावर में 3/2। अब देखो मेरे होशियार विद्यार्थी, मेरे लाल बाल गोपाल, मेरे प्यारे बैक बेंचर्स, मेरे लल्ला, q और ये 2 क्या बनेगा, q इंटू 2a, इसे क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट। तो फॉर्मूला देखो कल पढ़ के आए हो ना शाम को, तो y² प्लस में a² की पावर में 3/2, ये आपका आंसर आ गया। कल के फॉर्मूले शीट में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, अगर y ग्रेटर देन a हो तो हम a को 0 कर देंगे, तो यही आपका बन जाएगा kp अपॉन में y का क्यूब। लीजिए, हो गया कि नहीं हुआ। तो आपने एक और कर लिया 3 मार्क्स का सवाल, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटर, ये चीज़ हमें अच्छे से आ गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर एक और टॉपिक बड़ा प्यारा होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर। यहाँ से भी सवाल हर बार बनते हैं, या तो थ्योरी या तो न्यूमेरिकल। तुम्हें न्यूमेरिकल की ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, क्योंकि पूरे साल अगर नहीं पढ़े हो, न्यूमेरिकल करने जाओगे तकलीफ आएगा। आपको क्या करना है, जितना मैं कराऊं उतना एकदम अच्छे से रट लेना है कि यार ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे से जाऊंगा मैं, इससे रिलेटेड ये आएगा तो मैं ऐसे से जाऊंगा। चलो मैं एक ही चीज़ बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आई होप आप ध्यान से सुन रहे हो, पूरा लेक्चर देख रहे हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज लॉन्ग शीट, इसको करने से पहले ना छोटी सी चीज़ समझ लो।
नाम सुना होगा आपने, पढ़ा नहीं होगा लेकिन सुना तो होगा ही, गाउस लॉ। ठीक है, गाउस लॉ क्या होता है, जैसे कोई भी क्लोज लूप है, इसके अंदर ना चार्जेस है, मान लो Q1 और Q2, इससे रिलेटेड मेरे को फ्लक्स चाहिए। तो फ्लक्स क्या होता है, तो फ्लक्स बराबर बेसिकली होता है E डॉट में A, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देन एरिया। मान लो अगर फ्लक्स आ गया कि भैया एक्सप्लेन फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो लिख देना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ E एंड A, वेयर व्हाट इज E एलिफेंट, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड A फॉर एप्पल, नहीं, दैट इज एरिया। ठीक है, तो डॉट को हटाएंगे तो क्या होगा, E A cos थीटा। तो एक तरीका होता है फ्लक्स निकालने का जब E और A दिया हो, लेकिन दूसरा तरीका है कि अगर आपके पास में कोई भी क्लोज बॉडी है, उस क्लोज बॉडी से मेरे को फ्लक्स चाहिए, तो उसका फॉर्मूला होता है जितने चार्जेस हैं उसका जोड़, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक सम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हमारे अलजेब्रिक सम मतलब Q1 प्लस Q2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। चलो देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया। अगर ये प्लस क्यू है माइनस क्यू है, फ्लक्स कितना होगा कमेंट में आंसर दे दीजिए। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस क्यू माइनस क्यू तो कमेंट में आंसर दीजिए कि भैया ये आंसर होगा। ठीक है, फिर अगर यहाँ पर डाइपोल रखा है क्लोज बॉडी में तो जीरो होगा, क्योंकि डाइपोल का मतलब प्लस क्यू माइनस क्यू होता है, सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, फ्लक्स आपका जीरो हुआ। अगर मान लो यहाँ पर कोई चार्ज है जो कि लूप के बाहर है, क्या इसका कोई मतलब हो सकता है, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं हो सकता। ये हो गया आपका गाउस लॉ। अगर मान लीजिए गाउस लॉ लिखने के लिए आ गए, तो अगर आप भूल गए स्टेटमेंट तो खाली इतना ही बना के आ जाना, इतना ही लिख देना, छोड़ना मत, छोड़ना कुछ भी नहीं है। अगर मान लो स्टेटमेंट लिखने के लिए आए तो रट लो, एकदम सिंपल तरीके से रटो, इसको फील कर लो, रट लो, इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस है। हालांकि जो ध्यान से सुन रहा हूँ तो आपको मजा भी आ रहा होगा। कोई भी क्लोज बॉडी होती है उसमें सभी चार्जों का जोड़ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसे अपनी भाषा में लिख लो, इट इज द रेशियो ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस इन क्लोज द बॉडी, सम अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस व्हिच आर प्रेजेंट इन द क्लोज बॉडी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट्स इट। अब बात करते हैं लॉन्ग शीट की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा। तो बच्चा ध्यान से देखो क्या करना है, सबसे पहले तो डायग्राम बना दो। ये लीजिए एक डायग्राम बनाया, बराबर ऐसा डायग्राम बना देना, फिर यहाँ पर प्लस 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 ऐसे दिखा देना खुशी खुशी में, ताकि सब खुश हो जाए एग्जामिनर। उसके बाद क्या करना, यहाँ से एक लाइन खींचना, यहाँ से एक लाइन खींचना, ऐसे बना देना। फिर यहाँ पर भी ऐसे ही बना देना, जितना इधर दिखे उतना इधर दिखे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो एक एरिया है, यहाँ पर भी एक एरिया है। एरिया बच्चा हमेशा ऐसे इस डायरेक्शन में होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, राइट। अब अगर प्लेट ऐसे प्लस प्लस है तो तुमको क्या सिखाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर, इधर आउटवर्ड डायरेक्शन किधर है, इधर। इस फॉर्मूले को देखो, E डॉट ए, E A cos थीटा, यहाँ पर एंगल कितना है थीटा, जीरो, यहाँ थीटा जीरो, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पर भी फ्लक्स मिलेगा और यहाँ पर भी फ्लक्स मिलेगा। तुमको सिर्फ ये डायग्राम बनाना है और लिखना है कि एट क्रॉस सेक्शन 1 and at cross section 2 we are getting flux. Why? Because electric field area direction is same. Simple language. जो बोला उसको कॉपी में नोट कर लो जल्दी से। We are getting flux on surface A, on surface 2. Why? Because electric field and area both are in the same direction. याद कर लो, समझ में भी आ गया ना क्यों है, याद भी कर लो और समझ भी लो, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। लेकिन ट्रू एसएसपीएन हो तो लगातार सारे वीडियोस को देख ही रहे हो यार, इतनी मेहनत आप लोग के लिए चल रही है। तो अब दो फ्लक्स है, तो ये देखो E डॉट ए, ये cos जीरो, तो अब ऐसा लिख दीजिएगा, फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस में फाई 2, ये 2 बार है ना बच्चा, इसलिए 2EA, और ये किसके बराबर होगा, 2EA सिग्मा क्यू के। सिग्मा क्यू का मतलब इसके अंदर रहे हुए चार्ज, ठीक है, तो सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एक छोटी बात याद रख लो बच्चा, ये क्या है, सरफेस है। जब भी सरफेस होता है ना तो उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आती है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं घबराओ मत, बस इसे रटते जाओ। और जो बच्चा थोड़ा थोड़ा पढ़ते आ रहा है, चाणक्य नीति देख करके 200 सैंपल पेपर देख करके उसको रिवाइज होते जा रहा होगा, तुम फेल कभी नहीं हो सकते। जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ उसको याद रख, बाकी तो बच्चों को पता होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाई ए, तो क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए। तो देख ये सिग्मा क्यू की जगह पर यही आ जाएगा, तो 2EA सिग्मा टाइम्स ऑफ ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ए से ए कट गया, तो E बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। पक्का हो गया, 3 मार्क्स हो गया भाई साहब, 3 मार्क्स हो गए, यस 3 मार्क्स हो गए। इतना ही लिखना है बस, ये डायग्राम बनाना लिख देना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज लॉन्ग वायर। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार पूछा है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि ये भी आपके पेपर में आ जाए ताकि आप बढ़िया से लिख के आ जाओ। अब लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सबसे पहले एक लॉन्ग वायर बनाना है। ऐसे लॉन्ग का मतलब होता है दोनों तरफ डैश दिखा देना, और ये चार्ज है इसलिए प्लस 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 ऐसे दिखा देना बच्चा, ठीक है। उसके बाद क्या करना, यहाँ पर ना ऐसे सिलेंडर ले लेना इस तरीके से, ऐसे
और ऐसे सिलेंडर ले लेना ऐसे। फिर ये देखो यहाँ पर एक सरफेस बन रही है, यहाँ पर एक सरफेस बन रही है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो एरिया ऐसे, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एरिया, यहाँ पर भी एरिया ऐसे, बट इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा सकता है। एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। यहाँ फ्लक्स आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। क्यों ऐसा है? पॉजिटिव आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। याद रख लीजिए बच्चा, फ्लक्स आपको नहीं मिलेगा। फ्लक्स आपको कहाँ मिलेगा? जहाँ थीटा 0 बनता है। बट ये वाली जो सरफेस है इसकी एरिया भी ऐसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा है, या ऐसा समझिए इसकी एरिया ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, ऐसे दिखा देना। वी हैव क्रॉस सेक्शन 1, क्रॉस सेक्शन 2 एंड कर्व्ड सेक्शन। ये कर्व्ड है, मुड़ा हुआ है, कर्व्ड सेक्शन नंबर 3। तो बच्चों याद करिए, उल्टा है, जैसा सिग्मा उसमें था इस वाले में, किसमें? इसके अंदर। यहाँ हमें दोनों जगह मिला था, लेकिन यहाँ पर इधर इधर नहीं मिलेगा क्योंकि वायर ही ऐसा बनाया है। अब क्या लिखोगे? एज शोन इन द डायग्राम, एज शोन इन द डायग्राम at cross section 2, cross section 1, we are not getting any flux because electric field and area both are perpendicular to each other. We are getting flux only on the curved surface because electric field and area both are in the same direction. According to Gauss law, इसके बाद बस ये लाइन ऐड कर दीजिए कि Gauss law के हिसाब से फ्लक्स फाई बराबर होता है इंटीग्रेशन E डॉट DA। अब डरो मत, E डॉट A ही था ये, लेकिन जब आप छोटा सा हिस्सा लेते हो ना किसी का, तो ये E डॉट DA हो जाता है, बराबर। याद रख लीजिए, E डॉट DA इज इक्वल टू सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर प्यारे बच्चों डॉट हटता है तो आप जानते हो E DA क्या होता है? कॉस में 0 सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 क्यों आया? थीटा क्यू कितना है? 0 है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के बीच में एंगल 0 है। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। फिर ये इंटीग्रेशन DA, अच्छा इसके जगह पर मैं लिखने जा रहा हूँ लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसे सचिन सर ने आपको क्या बताया कि सिग्मा कोई भी प्लेट होता है, जैसे ये प्लेट होता है ना, तो सिग्मा क्यू बाई ए। वैसे ही बच्चों अगर कोई वायर होगा ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, तो क्यू इज इक्वल टू क्या? लैम्डा इंटू एल, यानी टोटल चार्ज की जगह पर लैम्डा इंटू एल आ गया, है ना। अच्छा, उसके बाद ये जो डी है उसकी जगह पर क्या आएगा? डी का मतलब होता है एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल सरफेस। सिलेंड्रिकल सरफेस, सिलेंडर बच्चा इसका लेंथ एल मान ले, 10वीं कक्षा के अंदर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो याद रख कि सिलेंडर की एरिया क्या होती है? 2 पाई आर एच। तो ये आपका हो गया 2 पाई आर एच, एच का मतलब एल इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो एल से एल कट गया, तो ये आपका हो गया ई बराबर में लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड देन आर। बस इतना कर लोगे बच्चा, आपके 5 मार्क्स पक्के, कोई फेल नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन अगर आए लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो बस आपने ये करना है, पूरे दिन अच्छे से समय निकाल करके लिख लिख करके याद कर लीजिए। जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसे बस इतना ही करना है, जिसने पढ़ा है वो रिवीजन करते रहे, ठीक है। तो ये बराबर लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड देन वी हैव आर। ओके चलो ये भी हो गया। तो ये आपका चैप्टर 1 खत्म हो गया। चैप्टर 1 से आपको इतना ही करना है। एक आपको सवाल सिखाता हूँ, सवाल याद रखिए, क्योंकि अगर वो आ जाए, जितना सवाल सिखाऊं बस उतना ही करना है। जैसे अगर आ जाए तो घबराना मत। मान लीजिए ऐसे ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, और यहाँ पर बच्चा लोग ऐसे क्या दिया हुआ है? ओके 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 ओके, बराबर। इस तरीके से आपके पास में एक क्यूब है, वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस। बोल रहा है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इससे रिलेटेड अपने को नेट फ्लक्स पूछ रहा है, बताओ फ्लक्स कितना होगा? बहुत कॉमन सेंस याद रखना, कभी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोले, क्या बोले? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी आपको बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोले ना, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी बॉडी से अंदर घुस के बाहर निकल रही हो, सीधा याद कर लीजिए इसका आंसर भजिया होगा। भजिया का मतलब बाबा एसएसपी के बच्चा पार्टी हो, याद रखना। फाई बराबर क्या कर देना? 0 कर देना, पहला पैटर्न, ठीक है। अगर मान लो कि कोई क्लोज लूप है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पास हो रही है, एमसीक्यू आ सकता है, तो भी फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होकर के चली गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इसे याद रख लो, सीधा फ्लक्स 0 होगा। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड घुस के बाहर निकल जाए तब। तीसरा, अगर मान लीजिए आपके पास में एक ऐसा क्यूब है, ठीक है, ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम आता है, एमसीक्यू में आ सकता है, आया भी हुआ है
कि भैया यहाँ पर सेंटर में एक चार्ज है, तो इस क्यूब से रिलेटेड फ्लक्स बताओ। तो जानते हो बच्चा क्या होगा, एक बच्चे बोलेंगे सर क्लोज लूप डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, आंसर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बट सही है, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इस पूरे बॉडी में चार्ज कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। बट अगर मान लो इसी क्यूब के किसी एक फेस से बोले, फेस मतलब फलक, ये वाला, ऐसे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ऐसे टोटल कितने फलक है, 6, एक नीचे एक ऊपर, ये देखो, एक राइट साइड लेफ्ट साइड, एक टॉप एक ऐसे फ्रंट एंड बैक। तो अगर टोटल 6 है तो एक को कितना मिल रहा है, क्यू बाई 6, ये आपका होगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अगर मान लो फ्लक्स आपको कॉर्नर का बोल दे, कॉर्नर कितने कॉर्नर है, 8, तो आंसर कितना हो जाएगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। एटलीस्ट इतना याद रखिए, चैप्टर 1 खत्म। इस चैप्टर से आपने इतना ही करना है। जो बच्चे फिर सिर्फ पास होने का सोच रहे हैं, जो डर लग रहा है, जितना कराऊंगा चैप्टर 1 से 14 तक कर लोगे, 35+ मार्क्स आएंगे। बस इस चैप्टर से आपने इतना ही करना है, इतने कोई पूरे दिन घिसो, पूरे दिन घिसो, पूरा याद कर जा लो, फेल ही नहीं हो सकते यार तुम, अच्छे से रट लो इसको। इसमें 1-2 सवाल भी होंगे जो मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसे कर लेना ये लेसन, ये सेशन देखने के बाद। चलिए, तो ये चैप्टर नंबर 1 आपका होता है समाप्त। अब एंट्री मारते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 में। प्यारे बच्चों आ जाओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, गिव योर 90 मिनट और 2 आवर्स एंड दैट्स इट। इस चैप्टर से डेरिवेशन ना के बराबर है, डेरिवेशन इनफैक्ट है ही नहीं। आपका काम आसान हो गया। अब अगर डेरिवेशन नहीं है तो सवाल आते हैं, सवाल सीखते हैं, फॉर्मूले सीखते हैं। फॉर्मूले का वीडियो देखा नहीं है तो ज़रूर देख लेना, जितना काम दूँ उतना करना। अगले 4 दिन आपने इतना ही करना है, बैक बेंचर्स, दैट्स इट। चलिए आइए इलेक्ट्रोपोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस सीखते हैं। कैपेसिटेंस के कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि वो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स ज़्यादा देखा है मैंने, थियरी कम है, तो हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। डरना मत, पहली बार पढ़ने वाले बच्चों को भी मजा आएगा। आइए चलिए सिखाता हूँ आपको। सबसे पहले बच्चा, एकदम सबसे पहले शुरुआत में ही आपके सामने कॉन्सेप्ट आता है पोटेंशियल एनर्जी का। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का सवाल कैसा होता है और क्या होता क्या है पोटेंशियल एनर्जी, वो सब समझने का समय गया। सवाल समझिए और ट्रिक याद रखिए। जैसे मान लो 2 चार्ज दिया है, Q1 और Q2, और इसके बीच का कुछ दूरी दे रखा है, पता नहीं क्या है, R12 लिखा, यानी 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है बिटवीन 1 और 2, इसका फॉर्मूला होगा KQ1 Q2 अपॉन में R12। पहला ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी निकालने का। दूसरा, इसी में ऐसा बोलता है बच्चों कि अगर इस चार्ज को, दोनों को हम इन्फिनिटी पर भेज दें, इफ दे गेट्स सेपरेटेड टू इन्फिनिटी, up to infinity, then amount of work done। ठीक है, यानी कितना काम करना पड़ेगा। ऐसा बहुत दिखेगा आपको, पेपर में दिख सकता है कि अगर चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट कर दिया, इन्फिनिटी पर कर दिया, तो बताओ काम कितना। तो सीधा याद रखना, जब भी काम बोले ना तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। न्यूमेरिकल अगर दिख जाता है पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, आपने सीधा ये फॉर्मूला उठाना है, दिमाग में घुसा देना है, W बराबर डेल्टा V। अभी यार सवाल के अंदर डेल्टा U आ गया, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। फेल वही होगा जो कुछ लिख के नहीं आएगा, लेकिन अगर आप लिखे रहोगे कोई आपको फेल नहीं कर सकता। शर्त इतनी है उससे रिलेटेड लिख करके आना, और इतना जितना सिखा रहा हूँ कर दोगे तो नेक्स्ट लेवल पर। तो डेल्टा U का मतलब क्या होगा, फाइनल एनर्जी माइनस में पोटेंशियल एनर्जी। अब तुम खुद बताओ बच्चों, इतना तो समझ आ ही रहा होगा आपको कि अगर मैं इसको इन्फिनिटी पर कर दूं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में जो भी था वो, तो जो आपने काम किया वो वास्तव में वही है जो आपका पहले पोटेंशियल एनर्जी आया था। खत्म, ठीक है। तीसरा, ये 2 पैटर्न हो गए। तीसरा पैटर्न, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क। ये सब आपस में मिले होते हैं यार, एक लाइन में सिखाऊंगा तुमको, देखो भी समझ पड़ जाएगा। वर्क, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है, देखिए ध्यान से। तो W इज इक्वल टू होता है चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। W इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय चेंज, W इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई
फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज, और इसी को हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, और जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है KQ/R, राइट। तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला तो आपने पढ़ा भी है, V बराबर KQ/R। अगर अपने को पोटेंशियल पता है, पोटेंशियल रख देंगे, इनिशियल वाला पोटेंशियल रख देंगे, चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे, वर्क मिल जाएगा, वर्क मिल गया तो वही आपका क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। इसका एक क्वेश्चन कराता हूँ, उस क्वेश्चन से आपको एकदम बढ़िया सा चमक जाएगा कि सर का सवाल का पैटर्न क्या है। तो आइए देखिए, यहाँ पर एक सवाल है, हमारे पास में एक चार्ज है 2 कूलम का। सो कैलकुलेट वर्क डन in order to move a charge of 2 coulomb from 10 voltage to 20 voltage। ये आपका A पार्ट हुआ, इसका B पार्ट। ऑल्सो कैलकुलेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको अच्छे से याद कर लेना, ऐसे क्वेश्चन को रट लेना, दूसरे क्वेश्चन को देखना भी मत, नहीं तो फिर डरे रहोगे। हमको बोला कैलकुलेट वर्क डन। अरे यार सर ने बोला था वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q इंटू डेल्टा V, डेल्टा V मतलब VF माइनस VI, और सर ने बोला था यही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। सवाल देखा, तुरंत फॉर्मूला लिख दिया भाई पेपर में। अब यार सर ने बोला था चार्ज, चार्ज चार्ज की वैल्यू ढूंढो ढूंढो, ये रहा चार्ज 2 कूलम। फाइनल वोल्टेज, अरे यार देखो 10 से 20, ये आपका इनिशियल है बच्चों, ये आपका फाइनल है, तो 20 माइनस 10 है ना, तो आपका यही आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो 10 20 में से 10 गया, 10 दूनी 20, लीजिए 20 जूल। तो यही आपका A पार्ट का भी आंसर है और यही आपका B पार्ट का भी आंसर है, क्योंकि वर्क ही क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। कॉन्फिडेंस आया? तो अगर तुमको ये फॉर्मूला पता है तो तुम इसके कैसे भी क्वेश्चन आए तो करके तो जरूर आओगे, ठीक है। मुझे पता है MCQ तो यहाँ वहाँ से आप देखोगे, लेकिन ये सवाल 2 मार्क्स में भी आ सकता है, ये सवाल 3 मार्क्स में भी आ सकता है। एक और एग्जाम्पल देखना बच्चा ध्यान से। जैसे मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पर एक चार्ज है Q1 6 कूलम का, और हमारे पास में यहाँ पर है चार्ज 10 कूलम का, बराबर। इनके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो 4 मीटर है। आपसे बोल रहा है कि बताइए किस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है। क्या बोला गया कि अ चार्ज ऑफ 6 कूलम एंड 10 कूलम इज प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 4 मीटर। एक चार्ज 6 कूलम का, एक 10 कूलम का, उनके बीच की दूरी 4 मीटर है। बताइए कौन से दूरी पर पोटेंशियल 0 है। हमें क्या पता कौन सी दूरी, तो बच्चों हमने ये x मान लिया, ये पूरा 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस x, ये पॉइंट आपका P है, ठीक है। अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल इसकी वजह से भी आएगा, इसकी वजह से भी आएगा। यार सचिन सर ने बोला था पोटेंशियल का फॉर्मूला चार्ज रहे तो KQ/R लगाते हैं, है ना। K मतलब को पता है 9 × 10⁹, और R मतलब डिस्टेंस होता है। चलो, तो P पॉइंट पर अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो मैं लिखूंगा VP इज इक्वल टू V1 प्लस में V2, ठीक है ना। हाँ सर। अच्छा, V के जगह पर क्या आएगा, KQ/R, तो KQ1 अपॉन R, चार्ज का यहाँ से डिस्टेंस दैट इज x, प्लस V2 की जगह पर क्या आएगा, यार सर ने बोला था KQ2 अपॉन में डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 4 माइनस x, और ये तो सर ही बोल रहे हैं सवाल में कि पॉइंट पर इक्वल्स टू 0 कर दो। अच्छा चलो यार, तो Q1 आपका कितना भैया 6 डिवाइड बाई x, ये प्लस उधर जाएगा बच्चों तो क्या होगा, माइनस होगा। सर यहाँ आपने डायरेक्शन नहीं देखा, तो याद रखो बच्चों पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, पोटेंशियल में कभी भी डायरेक्शन नहीं देखना होता है। चमकी बात अच्छे से समझ में, पोटेंशियल में क्या होता है, डायरेक्शन हमें नहीं देखना है। तो पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। छोटी छोटी चीज़ें आपके सामने आती जाए उसे याद भी रखते चले जाइए। तो पोटेंशियल में क्या बोल रहा था मैं यार, अरे यार क्या बोल रहा था, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन मैटर नहीं करता, तो सीधा सीधा जोड़ दिया, बराबर। तो फिर माइनस में Q2 की जगह पर कितना हो गया 10, और बटे में आपका कितना हो गया 4 माइनस में x। क्या कट रहा है बच्चों, K से K कट गया, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 3 चौके 12, माइनस में 3x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये आपका माइनस में 5x। तो सही जा रहा हूँ ना मैं। अच्छा, मैंने चार्ज की वैल्यू कुछ भी ले रखी है, इसीलिए आपका x ऐसा आ गया। 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, ओके सही है। तो 4 तिहाई 12, माइनस में 3x एंड देन 5x, माइनस में 5x।
ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, नो वरीज। तो 12 बराबर में हो गया 3x माइनस 5x माइनस 2x, x बराबर आपका -6। वैसे जनरली माइनस डिस्टेंस पॉसिबल नहीं होता, वो सवाल में ऑलरेडी आपको यहाँ माइनस देगा ताकि ये बैलेंस हो जाए और x बराबर 6 मीटर आ जाए। समझ पड़ा? दूसरे चैप्टर में आपको क्या सिखा दिया पता भी नहीं चला। 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सीख गए। मान लीजिए कि अगर एग्जाम में ऐसा बोले ऑब्टेन द रिलेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ऐसा सवाल अगर आ गया पेपर में दिखा, तो लिख लो बच्चों ये शब्द को और कॉपी में एकदम अच्छे से लिख लो। अगर ऐसा सवाल आ गया तो हम पेपर में छोड़ के नहीं आएंगे, हम यही वाला लिख देंगे। पोटेंशियल से रिलेटेड डेरिवेशन आया, हम ये कर लेंगे, हम ये v बराबर के क्यू बाय आर लिखेंगे, ठीक है। w बराबर ये लिख देंगे। एग्जामिनर को झक मार के आपको 1 मार्क्स देना पड़ेगा अगर ये 2 मार्क्स का है तो, क्योंकि ये आता इन्हीं सबसे है। अब मैं इंटीग्रेशन वगैरह में आपको ले नहीं जाना चाहता क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको उतना ही बताऊंगा जिससे आपका काम चल जाए, बराबर, ठीक है। चलो ये बातें भी समझ में आ गई सर, बढ़िया से। पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया। अब ये टॉपिक समझ लो बच्चों एकदम ब्रह्मास्त्र है, इसे चला के ही आना। ये आपके पेपर में आपको कहीं ना कहीं जरूर दिखेगा, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। यार सबसे पहले नाम से पकड़ लो, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्वेश्चन में आया तो इसका मतलब क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है एक ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल हमेशा सेम हो, ठीक है। तो इसकी 2-3 बातें याद रखिए। सबसे पहली बात, डायग्राम बनाने के लिए आता है। कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब क्या है बच्चों, लिख लो कॉपी में। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है एक ऐसा सरफेस जिसके हर जगह पर पोटेंशियल सेम हो। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जब भी आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। ये आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, पहला पॉइंट। अब एक बात नोटिस करोगे बच्चों कि यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमने ना इन सरफेस के बीच में गैप इक्वल रखा है, देख पा रहे हो? ये आपकी सरफेस 1, सरफेस 2, ऐसे बहुत सारी सरफेस होंगी और सबके बीच में गैप इक्वल होगा। गैप इक्वल कब होगा बच्चों? जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या बोले, यूनिफॉर्म बोले। अच्छा, रूल नंबर 1 क्या कहता है? डायग्राम याद रखना है। क्या डायग्राम याद रखना है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर। अब एक बात समझो, यहाँ पर समझ लो, इसको थोड़ा बहुत जरूरी है ये। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कौन सी दिशा में थी? x दिशा में थी, ठीक है। इसे हमने x माना है। तो जो सरफेस होगा ना इक्विपोटेंशियल सरफेस, बच्चों x को छोड़ दो, क्या बचा? yz प्लेन, रट लो, खत्म। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दी y डायरेक्शन देन ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो आपको पता होना चाहिए कि ससुरा अगर y डायरेक्शन में है तो बचा क्या? x और z, तो सरफेस कहाँ होगा? x और z में, बस खत्म हो जाएगा बच्चा बात। तो x और z में मतलब ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ये आपका x, ये आपका y, ये आपका z। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या बोला, कहाँ है? y डायरेक्शन में, इधर है ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा बच्चों? ऐसे बनेगा। ये देखिए, खेला किसका है? बस इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है उसी का देखना है। तो ये देखो, ये बन गया yz, ये आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखे हमेशा बचे हुए 2 एक्सिस में ही आपका पोटेंशियल बनेगा। कौन सा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, ओके। दूसरा पॉइंट हमेशा याद रखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज की जा रही है, ऐसा बोल जाए कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दी x डायरेक्शन एंड इट इज इन दी डिक्रीजिंग मैनर, तो ये फॉर्मूला याद रखो। E बराबर -dv/dr करके एक फॉर्मूला होता है, कल के क्लास में आपने देखा होगा जो होमवर्क मिला है डेरिवेशन वाला। तो हमेशा पता चल जाता है कि भैया ये रेसिप्रोकल में, रेसिप्रोकल समझते हो बच्चा? इनवर्स रेशियो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है ना तो डिस्टेंस बढ़ेगी। किसके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा? इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। तो अभी डायग्राम कैसा होगा? ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया। अब गैप बढ़ा दो, मतलब ये पहली सरफेस, ठीक है, ये आपकी दूसरी सरफेस, ये आपकी तीसरी सरफेस, समझ रहे हो? देखो गैप बढ़ता चला जा रहा है। चौथी बनाओगे तो वो यहां आ जाएगा। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप नहीं समझे, यहां पर बच्चा लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था, सबके बीच में गैप इक्वल है, गैप इक्वल है।
लेकिन यहाँ बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटे तो डी आर बढ़ा दो, डी आर बढ़ा दो मतलब गैपिंग बढ़ा दो, यहाँ इतना है तो यहाँ इतना होगा, यहाँ इतना होगा, इसके बाद इतना हो जाएगा। क्या इसका उल्टा ठीक तीसरा वाला कर सकते हो बच्चों? कमेंट करके बताओ बच्चा लोग, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू गिव मी द आंसर इन दी चैट सेक्शन। क्या सेम डायग्राम बनेगा लेकिन अब स्पेसिंग कम होती चली जाएगी? हाँ सर, ये स्पेसिंग पहले इतनी थी, अब ये कम होती चली जाएगी, ऐसे होगी और कम होती चली जाएगी, सबके बीच में कम होता जाएगा। कब? ये समझ पड़ा? ठीक है, ये 3 डायग्राम हो। और देखो चौथा डायग्राम, अगर मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या बोल दिया है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ। किसका बोला है? पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच का बोल रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ। ये चौथा पॉइंट। तो बच्चा तुमको पता होगा कि इनसे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करती हैं। छोटी सी बात है, जानते ही होंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को रिपेल करता है क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर देता है। तो यहाँ देखो इस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना के बराबर है। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा, अभी तो आप देखे थे बाबू, वहां पर डी आर क्या होगा? ज्यादा होगा, गैपिंग ज्यादा होगी। तो इसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा ना, वह ऐसा होगा। बात समझ जाइएगा, आप अपने आप को बैक बेंचर्स ना समझिए। देखिए गैपिंग ज्यादा है, यहाँ गैपिंग ज्यादा है, खत्म, बस हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये आपका हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके 2 मार्क्स मिलेंगे। 5वां कर लीजिए, एक और डायग्राम देख लीजिए। अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है भैया और एक नेगेटिव चार्ज है भैया, तो अब उल्टा हो गया ना। अब इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से निकलकर कहाँ जाता है? माइनस में जाता है, बराबर। तो अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज्यादा है तो सर ने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। मतलब अब इनके बीच में गैपिंग कम होगी। गैपिंग क्या होगी बच्चा लोग? कम होगी। तो ये वाला चीज यहाँ आ जाएगा। दिख रहे हैं? अब देखिए यहाँ गैपिंग कम है, इसी तरीके से यहाँ पर भी बना देना। ये ऐसे, समझ गए? ये पूरा हालांकि भरा रहता है। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकलेंगी, और ये माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे इसकी तरफ आएंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, लीजिए आप खेल खेल में ये चीज भी सीख गए। आ रहा है कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो लीजिए आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गया। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखो कि इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन हमेशा 0 होता है। वर्क डन ऑन सरफेस इज ऑलवेज 0। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज ऑलवेज 0। जैसे अगर मान लो एक क्वेश्चन समझ लेते हैं ऐसा, यहां पर एक चार्ज दिया है, बराबर, और ये बच्चा लोग आपका एक पॉइंट है, पॉइंट ए, यहाँ 10 वोल्टेज है, और ये आपका पॉइंट बी है, यहाँ भी 10 वोल्टेज है। क्यों 10 वोल्टेज है? क्योंकि ये चार्ज से ये डिस्टेंस सेम है ना। तो के क्यू बाय आर लगाओगे तो डिस्टेंस आपका सेम है, तो पोटेंशियल भी क्या होगा? सेम होगा। पोटेंशियल सेम है तो बोला है ए से बी पे ले जाओ, कार्य बताओ, वर्क। अरे सचिन सर ने बोला था वर्क का फॉर्मूला चार्ज मल्टीप्लाई बाय चेंज इन पोटेंशियल होता है यार, डेल्टा वी। यानी यार सचिन सर ने बोला था यार फाइनल वोल्टेज माइनस में इनिशियल वोल्टेज। देखो फाइनल वोल्टेज भी 10 है, इनिशियल भी आपका 10 है, तो वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। मतलब कभी भी हम एक ऐसे सरफेस पर चलें जिसका पोटेंशियल इक्वल हो तो वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। इसे भी याद रख लीजिए। दिस इज ऑल्सो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो ऐसा बन जाए। समझ गए? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की पूरी कहानी एकदम अच्छे से आपको बता दी गई है बच्चा लोग। ये थोड़ा स्लाइड को रफ कर देते हैं। ये आपको टेलीग्राम में मिलेगा, टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिख रहा हूँ वो टेलीग्राम में सेशन एंड होते ही आपको मिलेगा। तो पूरा का पूरा कहानी आपके सामने है। इतनी कहानी अगर आप याद रख लेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस भी आपका हो जाएगा पक्का, राइट। आइए अब कैपेसिटर की कहानी आपको समझाता हूँ। फॉर्मूला आपने देखा ही होगा, तो मैं आपको कैपेसिटर के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो सिखाता हूँ। चलिए बच्चों, कैपेसिटर में कोई भी डेरिवेशन नहीं है, राइट, कोई भी डेरिवेशन नहीं आने वाला है। इनके न्यूमेरिकल्स पे हम ना जाते हैं, ये टॉपिक आप मत करो, इसको करने का कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, इसके टॉपिक में भी डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन है भी तो वो कट गया, सिलेबस में ही कट गया है।
बट एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है कैपेसिटर से रिलेटेड, कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। आइए वो सिखाता हूँ। जनरल फॉर्मूला तो आपको पता है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। लेकिन जब कैपेसिटर की दो प्लेटों के बीच में ऐसे बोल दे कि भैया एक स्लैब रखा हुआ है, कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच में एक स्लैब रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना हुआ, तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो बच्चों पहले की कंपैरिजन में ना K टाइम्स बढ़ जाएगा। इट्स अ रूल। अगर ये K नहीं होता तो नॉर्मल फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता, लेकिन ये रखा गया है तो कैपेसिटर K टाइम्स बढ़ जाता है। ये याद रहेगा, ठीक है। इसी में एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न आता है कि अगर मैं इधर बैटरी नहीं लगाता हूं, ऐसे ही रखता हूं और स्लैब इसके अंदर डाल के रखा हूं, तो कैपेसिटेंस तो बढ़ गया, बताइए चार्ज का क्या होगा। अच्छा, अब जो मैं आपको करा रहा हूं वो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, भगवान करे आ जाए। ढंग से पढ़ना है, सवाल को अच्छे से पढ़ना। हमने वी हैव टेकन ए कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन दैट एंड देयर इज नो बैटरी, राइट। तो व्हाट अबाउट द चार्ज, तो बच्चों चार्ज कांस्टेंट है। गलत, चार्ज कांस्टेंट नहीं होगा, कंफ्यूजन है ना यहाँ पे। तो इसको याद करने का तरीका याद रखिए। अगर यहाँ मैं बैटरी लगा देता ना तो मेरा वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता, क्योंकि हमने बैटरी लगाया है तो वोल्टेज क्या हो जाता, कांस्टेंट हो जाता। बट बैटरी नहीं है तो चार्ज चेंज होगा। कंफ्यूजन फिर से हुआ, फिर से समझिए, फिर से देखिए। अगर स्लैब के अक्रॉस में बैटरी लगाई गई है तो वोल्टेज कांस्टेंट है, बैटरी नहीं है तो चार्ज यस कांस्टेंट है। अरे यार यहाँ बैटरी है ही नहीं ना, बैटरी से तो चार्ज आता है, चार्ज है ही नहीं तो चार्ज कांस्टेंट है। तो ऐसा बोल दे सवाल के अंदर कि कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच में स्लैब है एंड कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट बाई डी इनटू के, कैपेसिटेंस तो बढ़ गया बट चार्ज कांस्टेंट होता है। तो चार ऑप्शन दे देगा। व्हाट अबाउट चार्ज, इफ द कैपेसिटर्स टू प्लेट इज इंसर्टेड, इफ बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड बिटवीन देम, व्हाट अबाउट द चार्ज, दैट इज कांस्टेंट। ऑप्शन रहेगा इंक्रीजेस डिक्रीजेस, ठीक है। तो आपने क्या सिलेक्ट करना है, कांस्टेंट। चलो, तो चार्ज कांस्टेंट हो गया। ये पहली चीज, कैपेसिटेंस बढ़ गया, चार्ज कांस्टेंट हो गया। अच्छा, तीसरी चीज वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज। तो V क्या होगा, तो V बराबर होता है बच्चा लोग E इंटू डी। इससे भी कर सकते हैं, या आप समझिए आपके पास में ये आ गया ना, तो Q बराबर में CV, सो V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C। चार्ज बच्चों कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस बढ़ चुका है, तो बैटरी वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, V डिक्रीजेस। चौथे नंबर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो V बराबर में E इंटू डी, तो E बराबर में V बाई डी। वॉट इज D, दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस। तो बच्चों पोटेंशियल आपका क्या है, बढ़ रहा था, पोटेंशियल सॉरी घट रहा है। ये देखो पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर पोटेंशियल घट रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। नंबर 5 एनर्जी। आप किसकी चर्चा कर लेते हैं, एनर्जी की। तो एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV का स्क्वायर, कैपेसिटेंस बढ़ रहा था, V घट रहा था, सर कंफ्यूजन आ गया, तो ये फॉर्मूला मत लगाओ क्योंकि यहां पर बैटरी नहीं दी है। एनर्जी को जानने के लिए आप ये फॉर्मूला लगाओगे, Q स्क्वायर अपॉन में 2C। पक्की बात है ना, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C। अच्छा, चार्ज कांस्टेंट है, C बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा, यानी यहां आंसर आएगा डिक्रीजेस। दैट्स इट। इसी का ठीक उल्टा कर दो। एमसीक्यू में ऐसे सवाल आ सकते हैं। अब कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच में स्लैब है और बच्चों साथ में यहां पर बैटरी भी लगाई गई है। ओके, तो V वोल्टेज की बैटरी और यहां पर स्लैब है। अब क्या करेंगे, अब देखो यहां पर बैटरी आ गया, तो सबसे पहले वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस ये अब कांस्टेंट रहेगा। कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि स्लैब है। ये याद ही रखो आप, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस अप टू K टाइम्स, क्योंकि स्लैब रखा है, स्लैब हटाया नहीं है। तीसरा चार्ज, अब चार्ज की बारी आई, तो Q बराबर में C इंटू V, वोल्टेज कांस्टेंट, कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो Q आपका बढ़ जाएगा। कितना सिंपल हो गया ये। चौथा नंबर, चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है। चौथा नंबर पे इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर V बाई डी, ये कांस्टेंट, V भी कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। नंबर 5
एनर्जी। अब क्या लगाएंगे, हाफ सी बी स्क्वायर। यहां देखो नहीं लगाया था, यहां मैंने कट किया था, लेकिन यहां मैं लगाऊंगा, दैट इज हाफ सी बी स्क्वायर, हाफ सी बी का स्क्वायर। तो 1/2। कैपेसिटेंस का क्या हुआ बोलना, तो कैपेसिटेंस 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 बढ़ रहा था, बैटरी वोल्टेज कांस्टेंट था, तो इसका मतलब है ये बढ़ेगा। ठीक है, डन, अच्छे से समझ में आया। ओके, बस इतना आपको कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब से प्लीज याद रखना है। इसको अच्छे से घिस लो, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ये जहां दिखे कर डालना, क्या दिखे, स्लैब दिखे, जैसे मान लो 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आ गया, अभी मैं कराने भी जा रहा हूँ, बट आप पूरे पेपर में देख रहे हैं कि कैपेसिटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम करने जा रहे हैं। तो कैपेसिटर के 2 प्लेटों के बीच में स्लैब है। चलो बच्चा, ये हो गया राइट। अब मैं आपको इसका एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन कराता हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार आता है, और उसको एकदम रट लेना बढ़िया से। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को डर लगता है, ठीक है, थोड़ा सा भी दिमाग में नेगेटिविटी आ रही है, यार फेल हो जाएंगे, जीवन खत्म हो रहा है, तो मैं आज आपको बोलूंगा, सभी विद्यार्थियों से अनुग्रह करना चाहूंगा, एक बार दिल से ना ये वाला मंत्र का जाप करके देखना। कसम से बता रहा हूं, आपकी सारी नेगेटिविटी दूर नहीं हो गई ना, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, पढ़ाना छोड़ दूंगा। बस नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए दिमाग में कैसे भी विचार आए, ट्राई दिस मंत्र। ये भोलेनाथ का मंत्र है, और ये मैं पढ़ाते पढ़ाते, काम करते करते अक्सर इसे याद कर चुका हूं। एक बार देखते हुए आप लोगों के सामने मैं और शुक्ला रखेंगे, और आप लोग भी मेरे साथ ये बोल लीजिए, बिकॉज आप सभी विद्यार्थियों के लिए जरूरी है। 3, 2, 1। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंब्य लंबितां भुजंग तुंग तंग मालिकां डमट टमट टमट टमनि नादवट मर्वयं चकार चंड तांडवा तनोतु नः शिवः शिवं तनोतु नः शिवः शिवं तनोतु नः शिवः शिवं तनोतु नः शिवः शिवं। सो पावरफुल मंत्र बच्चों, ये एक बार बोल लो, अगर नेगेटिविटी आपसे दूर नहीं भागी तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। ट्राई दिस, ट्राई दिस। चलिए आइए बैक टू द पॉइंट, ठीक है, बैक टू द पॉइंट। आइए अब वो सवाल करिए, देखिए आपको तुरंत वो सवाल आएगा, तुरंत वो सवाल आ जाएगा। अगर 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 ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाता है पेपर में, ऐसा बोला रहेगा, जितना आपको न्यूमेरिकल कराऊं उतना ही करना, वो घिस लो, रट लो, कुछ भी करो, बस वो याद हो जाना चाहिए, ठीक है। और ये मंत्र भगवान भोलेनाथ वाला एक बार जाप कर लीजिएगा, सभी बच्चों को बोल रहा हूं, जिसे भी लग रहा है नेगेटिविटी आ रही है, दे कैन ट्राई दिस एंड देन यू विल फील दैट। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास में ना यहाँ पर सवाल में ऐसा लिखा रहेगा, कैपेसिटर ऑफ दिस सी वोल्टेज या व्हाटएवर। जैसे मान लीजिए कि कैपेसिटर दिया है सी 10 माइक्रोफैराड का, एंड दैट कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ 50 वोल्टेज, बराबर। ऐसे लिखा है, कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड विद द बैटरी ऑफ V वोल्टेज, देन दिस बैटरी इज रिमूव्ड एंड नाउ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद अनदर सेम कैपेसिटर। यानी कि यहां पर भी सी था, यहां पर भी सी था। तो आपसे बोला है कि इस सिस्टम से ये सिस्टम बनने में टोटल एनर्जी में लॉस कितना हुआ, या इस सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी हुई। अच्छा, तो क्या करें। तो सबसे पहला स्टेप आप लेना, एनर्जी का फॉर्मूला बताया आपको, कैपेसिटर बैटरी दिखे तो हाफ सी बी स्क्वायर लगा करके कैलकुलेट कर लो, या आपकी इनिशियल एनर्जी आ गई, ठीक है बच्चों। ओके, अब यहां पर इनिशियली टोटल कितना चार्ज रहा होगा, तो चार्ज निकालने के लिए C इंटू वी करा। C आपका 10 है, V आपका 50 है, तो 10 गुणे 50 जो भी आया 500। यहाँ आपका माइक्रो है, तो माइक्रो कूलम, ये आपका इनिशियल चार्ज आ गया। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर जो टोटल चार्ज आया है, क्या वही चार्ज इन दोनों कैपेसिटर के ऊपर जाकर के लदेगा? हाँ सर, यहाँ जितना चार्ज है वही यहाँ पर लदने वाला है, टोटल उतना ही आधा आधा हो जाएगा। आंसर आधा आधा हो जाएगा, क्योंकि सेम कैपेसिटर है, तो दोनों को इक्वली मिलेगा। कैपेसिटर का चार्ज का हमेशा कंजर्वेशन होता है। तो बच्चा यहां पर आप लोगों का हो जाएगा Q/2, और यहां पर भी हो जाएगा Q/2। अब क्योंकि यहां बैटरी वोल्टेज नहीं है ना, तो इसकी एनर्जी कितनी हुई, Q/2 का स्क्वायर अपॉन 2C। अब ये मत बोलना कहां से आया, फॉर्मूला इसलिए पढ़ने को बोलता हूं, Q²/2C, लेकिन वो Q कितना है, Q/2 है। अच्छा, यहां पर भी कितना हुआ, तो Q/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C, ठीक है। तो अब इसको चलिए सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए कितना हुआ, Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2C। ये कितना हुआ, Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2C। हो गया ना। तो अब बच्चा टोटल एनर्जी कितनी हुई, टोटल फाइनल एनर्जी कितनी हुई, दोनों को जोड़िए। Q का स्क्वायर अपॉन में 8C प्लस Q का स्क्वायर अपॉन में 8C, तो ये आपका हुआ Q का स्क्वायर अपॉन में 4C। तोड़ दो बच्चों, तो Q स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 2C, ये आपका है क्या
क्या यही आपका हाफ सी बी स्क्वायर के बराबर होता है? क्योंकि हाँ, हाफ सी बी स्क्वायर तब लगता है जब बैटरी वोल्टेज हो, अगर बैटरी वोल्टेज ना हो तो क्यू स्क्वायर बाई 2c लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी इनिशियल वाली एनर्जी है, मतलब ये इनिशियल एनर्जी की आधी है। तो अब हमें बच्चों फाइनल एनर्जी भी मिल चुका है और इनिशियल एनर्जी भी मिल चुका है। अगर एनर्जी लॉस पूछा जाए, क्या पूछे? एनर्जी लॉस, तो आपको क्या करना है? फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी को घटा देना है, बस, और कुछ नहीं करना है। तो जब आपको ये न्यूमेरिकल दिखे तो एटलीस्ट इतने स्टेप्स करके जाइए। सेम ऐसा ही C1 और C2, अगर ये कैपेसिटर बदल जाए तो वो थोड़ा बड़ा सवाल बन जाता है। पढ़ाया हूँ मैं अलग से वीडियोस में, तो मैं वो यहाँ नहीं प्रस्तुत करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैं वही कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आप पहली बार देख रहे हो तो आपको वो आ जाए। करना चाहोगे तो लाइव सेशन में भी आ जाना, देख लेना, या मेरे पुराने लेक्चर्स के अंदर भोकाल रिविजन जो 8 घंटे की है वो भी देख लोगे तो काम बन जाएगा यार, ये आप ही लोगों के लिए। चलो, तो अब अगर ये क्वेश्चन दिख जाए तो ऐसा करना है। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर ऐसा बोलता 10 माइक्रोफेराड के साथ साथ दूसरा हमने 40 माइक्रोफेराड का लगा दिया, फिर एनर्जी का लॉस बताओ, तो भी आप यही स्टेप करना, छोड़ना मत, इतना स्टेप तो करके ही आना, आपके मार्क्स हो जाएंगे पक्के। ये एक पैटर्न हो गया, ठीक है। चलिए, ये चैप्टर भी होता है समाप्त। इस चैप्टर से आपने इतना ही अच्छे से करना है। क्या क्या सिखाया आपको? पोटेंशियल एनर्जी, वर्क के बीच में रिलेशन, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और कैपेसिटर के साथ अगर स्लैब है तो क्या होगा। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो आ सकता है बच्चों, तो वो भी धड़ाके के साथ देख लेते हैं। आ जाइए, इतना ही आपको करना है इस चैप्टर से, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, एक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकालना। तो बताओ क्या करो सबसे पहले? तो सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम बना देना। यहाँ पर ये आपका माइनस चार्ज होगा, ये आपका प्लस चार्ज होगा, बराबर। इसके बीच में डिस्टेंस कितना? तो इसके बीच का डिस्टेंस आपका 2 है। यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट P है, बहुत दूर है, तो अगर ये बहुत दूर है तो ये सारे के सारे जो एंगल है ना बच्चा, इसको थीटा थीटा मान लेना, आप डायरेक्ट मान लेना। यहाँ से एक लाइन खींच देना, ये डिस्टेंस को आप r प्लस बोलिए, पॉजिटिव की वजह से डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आप लोगों का r माइनस है, नेगेटिव का डिस्टेंस। लेकिन ये क्योंकि 90 डिग्री का लाइन खींचते हो इसको पाथ डिफरेंस बोलते हैं, बट आप इसको रट लीजिए कि ये जो आपका डिस्टेंस होगा इसे हम कहेंगे r माइनस, माइनस में r प्लस, बराबर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें? तो पोटेंशियल निकालने का तरीका आपको अभी क्वेश्चन में भी कराया था, जहां पर पोटेंशियल हम 0 कर रहे थे। जितने सिस्टम में चार्ज हो उतना पोटेंशियल निकालो, उससे डेरिवेशन कर लोगे ना, तो न्यूमेरिकल्स अगर आएगा तो उससे आप आसानी से डील कर पाओगे। तो एक तो पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल मिलेगा और एक तो नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल मिलेगा। तो ये आपका हो गया के क्यू अपॉन में आर प्लस प्लस के माइनस क्यू अपॉन में आर माइनस। ठीक है, ये माइनस क्यों आया? बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज। ये प्लस क्यों आया? बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव चार्ज। के क्यू को कर दीजिए बाहर, तो ये आपका आता है 1 अपॉन आर प्लस माइनस 1 अपॉन आर माइनस, ये वाले माइनस की वजह से। तो ये आपका हो गया के क्यू आर माइनस माइनस आर प्लस अपॉन में आर माइनस आर प्लस, बराबर। हमने एलसीएम लिया। अब यहां पर देखो बच्चा, कॉस थीटा ले लो, याद रखो कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस में आपका ये है, अपॉन हाइपोटेनियस में ये है। सो आर माइनस माइनस में आर प्लस की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते कितनी हो गई? 2a कॉस थीटा। समझ पड़ा? ठीक है, ये वैल्यू उठा के बच्चों यहां रख दो। तो ये आपका हो गया के क्यू 2a कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर माइनस माइनस आर प्लस, दैट इज आर का स्क्वायर। बस खत्म। अब बता दो मुझे जल्दी से, मैं इसे लाल लाल कर रहा हूं। ये जो आपका Q इंटू 2a है, ये क्या है? P। क्या है? P, यानी कि डाइपोल मोमेंट। तो ये आ गया आपका के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। खत्म। इतना कर दोगे आपको 3 मार्क्स मिलेगा। अच्छा, जब डायग्राम बनाना तो 2 लाइन थोड़ा सा लिख देना। कैसे? क्या शोन इन द डायग्राम? वी हैव अ डाइपोल हैविंग लेंथ 2a at a distance p, we have to calculate potential, then the total potential is due to the positive charge as well as negative charge। किया, खत्म। कर लोगे इतना। चलो एक MCQ याद रख लो, कुछ पॉइंट्स भी याद रख लो। अगर डाइपोल के एक्सिस पर पोटेंशियल बोले तो थीटा 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, ये पॉइंट आपका P यहाँ आ गया, तो थीटा कितना है? 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। यहाँ रखोगे तो 1, तो ये आपका आ जाएगा KP बाई आर स्क्वायर। थीटा 90 पर कितना होगा पोटेंशियल? 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि थीटा 90 कॉस 90 क्या हो गया? 0। थीटा 180 पर कितना होगा?
तो v इज इक्वल टू माइनस में kp बाई आर स्क्वायर, क्योंकि cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1। खत्म बच्चों, ठीक है। जितना कराया जा रहा है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते जाइए। 2 चीजें आपकी हो चुकी हैं, 2 चैप्टर आपका हो गया है। लेट्स एंटर इनटू द 3rd चैप्टर। आओ आओ मेरे प्यारे बच्चों, 3rd चैप्टर के अंदर आते हैं। इस शीट के अंदर आपको होमवर्क दूंगा, उसे करते भी आना। करंट इलेक्ट्रिसिटी, पहले बात कर लेते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर से क्या क्या सवाल बन सकता है। पहला दूसरा तीसरा जितना कराया उतना कर लोगे तो आराम से 18 मार्क्स है, तो 10 मार्क्स 12 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। अब तीसरे चैप्टर की बात करें तो तीसरे चैप्टर से ना सबसे पहले वेस्टर्न ब्रिज की थ्योरी अपन सबसे पहले वेस्टर्न ब्रिज करेंगे, फिर किरचॉफ लॉ कैसे लगाते हैं किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि 3 मार्क्स का या तो 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, उसको पूरा कोरा छोड़ देगा कोई बच्चा जिसको किरचॉफ लॉ कभी सुना ही नहीं है। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा उस कहानी को सुनते हुए अगर तुम किरचॉफ लॉ उतना खाली अप्लाई भी कर दो, भले आप आंसर लेके आओ या मत लेके आओ, लेकिन सिर्फ किरचॉफ लॉ अप्लाई कर देना तो भी 3 मार्क्स के सवाल में 1.5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो एक वेस्टर्न ब्रिज आ सकता है, किरचॉफ लॉ आ सकता है। तीसरा रेजिस्टेंस के लिए न्यूमेरिकल आता है, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के साथ, तो अपन वो करेंगे एक बार। और एक आता है फिक्स, भगवान भोलेनाथ करें, अभी अभी हम लोगों ने मंत्र जाप किया है शिव स्त्रोतम का, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा रही तो ये सवाल पक्का बनेगा, एंड दैट इज रिलेशन बिटवीन जे एंड वीडी। तो आज मैं उल्टा चलूंगा, सबसे पहले चलेंगे पोटेंशियोमीटर पर। आइए पोटेंशियोमीटर करते हैं। कुछ नहीं है बच्चों, देखो तुरंत अभी आपको समझ में आ जाएगा, और इसी में आपको किरचॉफ रूल भी क्लियर हो जाएगा। देखो इसी में किरचॉफ रूल भी क्लियर होगा। तो सबसे पहले वेस्टर्न ब्रिज, नाम याद रखना, अगर वेस्टर्न ब्रिज कहीं पर भी आपको दिख जाए थियरी में लिखने के लिए कि डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द वेस्टर्न ब्रिज, तो जो यहां कराया जा रहा है वो आपको करके आना है। तो वेस्टर्न ब्रिज का सबसे पहले खूबसूरत सा डायग्राम बनाना, ऐसे 4 पॉइंट ले लेना, 4 ही लेना, ज्यादा मत लेना, 4 लेना, पतंग जैसा काजू कतरी हो गया। यहां पर भी एक लाइन ऐसे खींच देना। अब सब जगह रेजिस्टेंस का नाम दे दो, ये देखिए रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, नाम दे दीजिए R1 R2 R3 R4 R5, यार R6 दिख रहा है तो थोड़ा, तो ये आपका R5, इसके बीच में बैटरी लगा दीजिए। ठीक है बच्चों, क्या लगा दिया हम लोगों ने, बैटरी लगा दी। शुक्ला जी दरवाजा बंद कर दीजिए, गला वो हो जा रहा है, आज मंगलवार का व्रत भी है। व्रत के दिन बच्चा लोग वीडियो बनाने का अलग ही आनंद होता है, प्रभु की कृपा भी रहती है और शक्ति भी मिलती रहती है, लेकिन गला सूखता है, तब से बोल रहे ठीक है। तो यहाँ भी वोल्टेज की बैटरी है, देखना ध्यान से, वेस्टर्न ब्रिज भी क्लियर हो जाएगा और किरचॉफ रूल भी क्लियर हो जाएगा। फिर अपन बढ़िया से सवाल कैसे पूछता है उसी सवाल को करने की आपको शक्ति दे दूंगा ब्रह्मास्त्र के अंदर, वो ब्रह्मास्त्र चला देना, विफल नहीं होगा, मार्क्स मिलेगा। तो यहां से आई चला करंट, यहां से देखो बच्चा ये करंट ऐसे चल रहा है, बैटरी के माइनस में आई ही आएगा, बैटरी के प्लस से जितना निकलता है बैटरी के माइनस में उतना ही आता है। लेकिन यहां से करंट डिवाइड हुआ, यहां से चल गया कुछ और यहां से चल गया कुछ और, मान लिया I1 और I2 है ना। फिर ये आई इधर गया, यहां से नहीं जाएगा क्योंकि ये जाता तो दोनों टकरा जाते। वैसे असलियत में यहां पर ना गैल्वेनोमीटर लगा होता है थियरी में, और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होता है बच्चों। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 है, मतलब इसमें से करंट नहीं जा रही, इसमें से करंट नहीं जा रही, मतलब यहाँ का वोल्टेज सेम है। डीप में मत जाओ, डीप वाला भी टाइम गया, सीधा याद रखो, यहाँ से I1 और इसमें से भी I1 चलाना, ये I1 तो यहाँ से भी I2 चलाना, फिर ये लोग मिलकर के I बन जाएंगे। किरचॉफ रूल लगाने के लिए हमें ना लूप लेने पड़ते हैं, तो मैं लूप लेता हूं। लूप समझते हो, लूप का मतलब होता है बंद आकार। जैसे यहां पर बंद आकार है A B C और फिर A, तो A से चल के B पे जाओ, फिर B से C पे जाओ और C से A पे जाओ। याद रखिए रास्ते में जब भी आप चल रहे हैं, आप जैसे चलना चाहते हैं, आपको चलना कैसे है, जैसे आपने लूप ले लिया, कुछ बच्चा A C B A चलेगा, कुछ बच्चा A B C A लेगा, आपकी मर्जी, आपको जैसे चलना चल लो। मैं कैसे चल रहा हूं, A से B पे जाऊंगा। जब मैं A से B पे जा रहा हूं, देखो करंट यहां से घुस रहा है ना, तो रेजिस्टेंस को देख करके ना करंट का प्लस माइनस सिलेक्ट करिए। यहां माइनस कभी नहीं होगा, यहां प्लस कभी नहीं होगा, यहां हमेशा प्लस होगा, यहां हमेशा माइनस होगा। ये किस बात पर निर्भर करता है कि करंट का डायरेक्शन किधर है। करंट जहां से घुसा वो एंट्री प्लस, जहां से निकला वो माइनस।
करंट जहां से घुसा प्लस, जहां से निकला माइनस, करंट जहां से घुसा प्लस, जहां से निकला माइनस, करंट जहां से घुसा प्लस, जहां से निकला माइनस। पक्की बात? ठीक है सर। अब आप चल लीजिए, आप चल रहे हैं ए से बी, आपने ऐसे चले तो आप माइनस की तरफ गए ना, इसीलिए माइनस में I1 इंटू R1। बच्चों किरचॉफ लॉ में रेजिस्टेंस में से कितनी करंट जा रही है उसे आपको लिखना होता है। अगर मान लीजिए यहां एक बैटरी होती, ये प्लस ये माइनस 10 वोल्टेज की, तो मैं यहां -10 लिखता, क्योंकि फिर मैं जा रहा था बी से सी, बी से सी, बी से सी गया, माइनस की तरफ आया तो -10। खैर यहां पर बैटरी नहीं है तो हटा दो, अभी सवाल पर आएंगे, लेकिन अभी सिखा दिया। इतना बात क्लियर है? पहली बार पढ़ रहा होगा बच्चा, उसको भी कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा है। राइट? चलो फिर यहां पर कुछ नहीं है, क्योंकि ये था ही नहीं, यहां एक गैल्वेनोमीटर था। रास्ते में आपको क्या देखना है? रेजिस्टेंस और बैटरी, और कुछ मत देखो। फिर आप सी से ए जा रहे हो, देखो सी से ए जा रहे हो, तो बच्चा आप सी से ए जा रहे हो, किधर गए? प्लस पे। रास्ते में दिखा रेजिस्टेंस, कितना करंट जा रहा है? I2, तो प्लस I2 R3 इक्वल्स टू एट द एंड 0। जहां से शुरू करो वहीं पहुंच जाए, इक्वल्स टू 0, खेला खत्म। बच्चों कितना आसान है। माइनस में I2 एंड देन R3। ऑल राइट, सो माइनस से माइनस कट गया, सो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R3 अपॉन में R1। डन। नंबर 2, सेकेंड लूप पर आ जाओ, ये इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा लूप आ जाओ बच्चों, बोलो कैसे चलना, आपकी मर्जी। मैं बी से चलूं तो बी सी, ये रहा, इसको डी दे दो, तो बी कैसे चलना है? बी से सी, फिर डी, और फिर वापस बी। तो चलिए हम ऐसे चल रहे हैं, ये ऐसे चल रहा है, तो बी से सी पर आए, कुछ नहीं है। सी से डी पर गए, देखो ऐसे जा रहे हैं, माइनस आया, करंट I2, रेजिस्टेंस R4, तो माइनस I2 R4। फिर ऐसे गए, क्या आ रहा है? प्लस I1 R2 इक्वल्स टू 0। सो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R4 अपॉन R2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बच्चों दोनों ही इक्वेशन का क्या सेम है, क्या सेम है, क्या सेम है? इनका LHS सेम है, तो इसका RHS भी सेम होना चाहिए। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, R3 अपॉन R1 इज इक्वल टू R4 अपॉन R2। दैट्स इट। इतना जो बच्चा कर देगा उसके 3 मार्क्स पक्के। बस याद रहे, वेस्टर्न ब्रिज दिखना चाहिए, भले न्यूमेरिकल हो भले थियरी हो, अपने को इतना तो बॉस आता है। हमें सिर्फ लोग कहते हैं बैक बेंचर्स, बट बाबा कहता है भौकाली बच्चा, नॉट बैक बेंचर्स, क्योंकि जो बैक बेंचर्स होते हैं वो जीवन में बहुत आगे जाते हैं, बहुत। बस थोड़ी मेहनत करने की क्षमता रखिए, डरिए मत किसी चीज़ से। यहाँ तुमने 2 चीज़ सीख ली, वेस्टर्न ब्रिज और किरचॉफ रूल कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ याद रखो MCQ के लिए, कि एक होता है किरचॉफ का करंट लॉ, एक होता है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। किरचॉफ के करंट लॉ के अंदर बच्चों समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू 0 लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन MCQ में आ सकता है कि किरचॉफ के करंट लॉ में किसका यूज होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसका यूज होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और इसमें किसका यूज होता है? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अरे भैया तुम काहे मिट गए? हाँ, ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और ये है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या लिखा है सर? ये लिखा है अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एंड प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस। यहां लगता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। याद रहेगा प्यारे बच्चों, मेरे लाल बाल गोपालो। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलिए, वेस्टर्न ब्रिज हो गया। और सचिन सर ने क्या बताया करने के लिए? हाँ, एक और चीज़ बताया, किरचॉफ रूल्स को अप्लाई करना सिखाया। अब सवाल करते हैं कि अगर मान लो किरचॉफ रूल, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा, PYQs में आता है, घबराओ मत, देखो खाली कि सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, और आप भी बस ऐसे क्वेश्चन को रट लेना। मैं कभी जिंदगी में नहीं बोलता हूँ रट लेना, लेकिन अब जो बच्चे बेचारे बिल्कुल पढ़े नहीं होते लास्ट में, क्या कर सकते हैं यार, फिर भी इतनी मेहनत कराया जा रहा है आपके लिए। जैसे मान लो ऐसे बना हुआ है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ एक वोल्टेज है, और यहाँ भी एक वोल्टेज दे देता हूँ, ये 10 वोल्टेज का
ये बच्चों 15 वोल्टेज का, ठीक है ना। नम 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 नम, कुछ और मुझे चेंज करना चाहिए यहाँ पे। और मैं क्या दे सकता हूँ आप लोगों को, चलो यहाँ भी एक बैटरी वोल्टेज दे देता हूँ। ये 2 वोल्टेज का, ठीक है। और ये 2 ओम, यहाँ दे देते हैं आपको 10 ओम। ऐसे कोई भी सर्किट हो सकता है, कोई भी सर्किट ऐसा क्लोज लूप आपको हो सकता है, ध्यान से देखना बच्चा। और ये 5 मार्क्स में बेसिकली रहेगा, 5 मार्क्स या 3 मार्क्स। तो ऐसे क्वेश्चन को देके छोड़ना नहीं है, जो सिखा रहा हूँ वो करना है, राइट, वैसे ही करना है, तो कुछ मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे। मुझे पता आंसर पूरी तरह से सही नहीं कर पाओगे, कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहा हूँ, मेरे प्यारे बच्चों लगातार पढ़ रहे हो तो कर ही जाओगे, बट मुझे पता है जुगाड़ तो बिठाओगे कहीं ना कहीं से तुम। तो कैसे करना है, सबसे पहले क्या करना है वो देखो। अगर सर्किट में करंट दिया हो तो ठीक, अगर क्वेश्चन में करंट दिया हो तो ठीक, नहीं तो अपनी मर्जी से करंट मान लेना। यहां से करंट मानना एक बैटरी से I1, फिर उसी बैटरी में दूसरी करंट करंट कितना जाएगा, I1 ही जाएगा, राइट। यहां से I1, यहां से बैटरी के प्लस से जा रहा है बच्चों I2, बैटरी के उस माइनस में भी कितना आएगा, या I2। सर आप ये कैसे कॉन्फिडेंटली बोलते हो? असलियत में बैटरी के प्लस से जितनी करंट चलती है ना, उतनी बैटरी के माइनस में आती है, बैटरी के प्लस से जितनी चलती है उतनी बैटरी के माइनस में आती है। अब देख बेटा, यहां से ऐसे I2 आ रहा है और यहां से ऐसे I1 आ रहा है, बराबर। तो यार ये दोनों इस जंक्शन पर मिलन होगा इनका, जाहिर सी बात है, मिलन दिख रहा है अपने को साफ साफ। तो ये दोनों मिलन करेंगे, जब मिलन करेंगे तो किरचॉफ करंट लॉ कहता है इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, मतलब इस वाले रास्ते से जाएगा करंट कितना, I1 प्लस में I2। तो हर एक ब्रांच से कितनी करंट जा रही है वह आप निर्धारित कर लीजिए। कुछ बच्चे पूछ सकते हैं, हो सकता है आप लोगों का डाउट, इसे डाउट को क्लियर करने के लिए भोकाल बैच 1000 रुपीज़ का ही है, वो जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है उनको रोज सुबह 10 से 11 में मैं लाइव में उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हूँ। आप चाहो तो ज्वाइन कर लो, 4 दिन है आपके पास में, सिर्फ 1000 रुपीज़। अदरवाइज यहाँ तो सब कुछ आपको मैं फ्री में करा ही रहा हूँ। कुछ बच्चे पूछ सकते हैं कि भैया यहाँ से हम कुछ और करंट ले लेते तो मैं बोलता ले लो, आप मान लो I3 ले लो, लेकिन फिर भी I3 किसके बराबर है, I1 प्लस I2 के बराबर ही है ना। कैसे, इस जगह पे इनकमिंग करंट इज इक्वल टू I3, तो I3 बराबर I1 प्लस I2 लिख दो या I3 लिख दो, बात तो एक ही है ना। तो जितना हो सके उतना वेरिएबल कम रखो। वेरिएबल मतलब भैया क्या होता है, वेरिएबल मतलब I1 I2 और I3। अब I3 ले लेते तो एक और इक्वेशन बढ़ जाता है, इसे तुमने I1 प्लस I2 रखा। अब सचिन सर ने क्या सिखाया था, करंट के डायरेक्शन को देख करके प्लस माइनस को निर्धारित करें। ये देखिए करंट ऐसे चल रही है, बैटरी के माइनस में ऐसे चल रही है। आप ये बोल सकते हो कि भैया यहाँ तो बैटरी के प्लस से करंट ऐसे जाना चाहिए था, आप तो ऐसे ले लिए। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग, चलक ब्रो, चलक चलक चलक। अगर आपने गलती से करंट की दिशा अपने हिसाब से मानी है और अगर आप सही हो तो आपका आंसर प्लस ही आएगा, और अगर आप गलत हो तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली माइनस आ जाएगा, तो आप उसकी चिंता ना करें। कुछ बैटरीज की आप सही डायरेक्शन लीजिए प्लस से माइनस में, प्लस से माइनस में, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए, वो अपने आप ऑटोमेटिक प्लस माइनस आएगा, उसकी चिंता ना करना एग्जाम में। अब ये तो मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे पूरा डीप में जाना है, डीप में मत जाओ बैक बेंचर्स, मेरे लाल बल गोपाल इधर आ जाओ, ध्यान से देख। तो ये करंट ऐसे चल रहा है, ये प्लस ये माइनस। तुम बिल्कुल ऐसा मत सोचना बच्चा कि बैक बेंचर्स नाम है तो हम कुछ नहीं कर सकते, तुम आराम से 50 मार्क्स फोड़ सकते हो यार, अभी भी ढंग से कर जाओगे तो, क्योंकि 5 घंटे की जगह 10 घंटे पढ़ोगे। कल की वीडियो बताया था मैंने, ये करंट ऐसे जा रहा है तो ये प्लस ये माइनस, और यहाँ कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे लूप दिख रहा है आप लोगों को, नाम दे दूँ A B C और ये आपका D। चलो यहाँ पर लेना है तो E, ये आपका F। अरे सर सवाल क्या था, सवाल था सभी ब्रांच से निकलने वाली करंट, करंट थ्रू रजिस्टर्स, ठीक है, ये सवाल है आप लोग का, करंट थ्रू रजिस्टर्स। चलो बच्चों, अब सबसे पहले हम लोग ये वाला लूप देखते हैं। ये वाला लूप कैसे चलना आपकी मर्जी, A B C D A। सर कोई से भी चलेंगे आंसर सेम आएगा, हाँ बेटा सेम आएगा। चल A से B चल, ऐसे बैटरी का प्लस है ना तो 15, तो 15 लिखा। फिर ऐसे चल रहा है, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, फिर तू ऐसे अधिक रेजिस्टेंस आ गया, माइनस है ना तो नीचे आ रहा है, करंट कितना जा रहा है इससे, ये रहा, तो माइनस में 2 I1 प्लस I2। ये माइनस का I को आया क्योंकि हम ऐसे गए C से D, हम ऐसे गए C से D, माइनस आ रहा है इसलिए माइनस। फिर रास्ते में गया तो बैटरी दिखी माइनस के साथ, नीचे जा रहा हूँ माइनस, तो -2। अपनी दिशा देखनी है, दिशा में लास्ट एंडिंग कौन सा है,
दिशा में लास्ट एंडिंग कौन सा है प्लस, लास्ट एंडिंग कौन सा है माइनस, लास्ट एंडिंग कौन सा है माइनस माइनस। फिर आप ऐसे घूम गए डी से ऐसे घूमे, देखो माइनस आया लास्ट एंडिंग तो माइनस, ऐसे चलूंगा लास्ट एंडिंग माइनस है। इसमें से करंट कितनी चल रही है I1, तो माइनस में 10 I1 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट को ओपन कर दो, थोड़ी सी स्टेप कर दो, प्लस माइनस की गलती चिंता छोड़ देना, ऐसा नहीं कि यहाँ करके छोड़ देना, थोड़ा एक स्टेप ले लेना क्योंकि 5 मार्क्स के सवाल आते हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे 4 मार्क्स। इक्वेशन बना लीजिए ढंग से, तो माइनस में 2I1 माइनस में 2I2, फेल वही होगा जो कुछ नहीं करेगा, जो बाबा एसएसपी के बैक बेंचर्स का सीरीज ब्रह्मास्त्र चला देगा, उसे दुनिया की कोई ताकत फेल नहीं कर सकती। तो 2 और 10 माइनस में 12I1 माइनस में 2I2 इज इक्वल टू 15 में से 2 गया तो 13। ठीक है, इतना करके आप इक्वेशन 1 छोड़ दो। अब आ जाओ दूसरे वाला लूप। दूसरा लूप कौन सा लेना है, कैसे लेना आप डिसाइड कर लो। CE फिर FD, CEFD, C से में कुछ नहीं है, E से F में आया तो माइनस में 10, फिर इधर भी कुछ नहीं, फिर मैं ऐसे गया, देख रहे हो, तो +2 ऐसे गया ना +2, फिर ऐसे गया तो +2, और ये रहा आपका I1 प्लस में I2। देख बेटा मैं ऐसे चल रहा था तो +2 I1 I2, क्योंकि रेजिस्टेंस में से कितनी करंट जाती है हमें वही देखना है, इक्वल्स टू 0, तो माइनस में 8 प्लस में 2I1 प्लस में 2I2 इक्वल्स टू 0। सो 2I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 8। अब थोड़ी सी 10वीं की मैथ्स पता होनी चाहिए बच्चा। I1 प्लस I2 बराबर में 4, इक्वेशन नंबर 2, 2 कॉमन लेके काट दिया। अब तुम बताओ क्या इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके तुम I1 और I2 नहीं ला सकते? सर बता दो ना प्लीज। चल बेटा बता देता हूँ। देख यहाँ -12 I1 है, वहां पर आपका I1 प्लस I2 है, इसमें कितना गुणा करोगे कि जिससे कट जाए, तो यहां पर मैं 2 से गुणा कर देता हूं। चलिए तो 2I1, हालांकि पहले जैसा ही है, निकाला नहीं था कॉमन, ये आ गया। अब इसमें इसको जोड़ दो, -12 I1 फिर -2I2 इज इक्वल टू कितना बच्चों 13, ये काटा कट गया। अब देखो 12 में से 2 जाएगा तो माइनस में 10 I1 इज इक्वल टू 8 में से 8 और 13 कितना, 13 और 7 21, तो I1 आपका कितना आ गया 21/10, वो भी माइनस में, यानी कि -2.1 एम्पियर। ये माइनस का क्या मतलब है? ये माइनस का मतलब है I1 की दिशा जो ऐसे ली गई है ऐसी नहीं आएगी, वो ऐसे आएगी। सर बट ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 वोल्टेज और 2 वोल्टेज से जो पूरा लिंक बैठेगा वो ऐसा होगा कि करंट का डायरेक्शन अपने आप अपोजिट आ जाएगा। तुम्हें माइनस का मतलब सिर्फ इतना यहाँ लिख देना कि हियर द डायरेक्शन इज गोइंग टू बी अपोजिट, बस। I1 की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, यहाँ रख दो, I2 भी मिल जाएगा। बच्चा इतना लिखोगे ना आपको मार्क्स मिलेंगे, कोई आपको 0 मार्क्स नहीं देगा, बस ये याद रखना। यानी अगर मान लो 5 मार्क्स में हमें कोई न्यूमेरिकल्स दिखता है तो हम एटलीस्ट करंट का डायरेक्शन बना देंगे, एटलीस्ट हम 2 लूप ले लेंगे और दोनों ही लूप में हम किरचॉफ रूल लगा के छोड़ देंगे, उसके बाद भी नहीं आता फिर भी हमें मार्क्स मिलेगा, हमें फेल कोई नहीं करेगा। डन, ठीक है, किरचॉफ रूल भी हो गया। अब क्या है किरचॉफ रूल के बाद में? अब किरचॉफ रूल के बाद में एक और पैटर्न आता है जिसमें हमें रेजिस्टेंस से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। आओ मैं आपको रेजिस्टेंस से रिलेटेड सवाल कराता हूं। अरे हमारा बोर्ड इतना चल रहा है आजकल कि परेशान हो जा रहा है बेचारा, पूरा दिन चालू रहता है। रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर, ठीक है, रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर बेटा बहुत सिंपल है और ये न्यूमेरिकल आता है, PYQ उसका बहुत फेवरेट है। सोचो कहाँ तुम न्यूमेरिकल से भागते थे, बट मैं आपको न्यूमेरिकल्स वही इस तरीके से करा रहा हूँ कि आपको सब आ जाए, क्योंकि याद रखना पूरी तरह से फिजिक्स का पेपर थियोरेटिकल नहीं होगा, ट्रस्ट मी। 60% न्यूमेरिकल होंगे, और ये आंकड़ा भी सही है क्या नहीं कह सकते। अगर कोई कह रहा 60% थ्योरी आएगी 40% में, बचिए उन लोगों से। NCERT CBSE बोर्ड किसी को बताता नहीं है, तो जो मेहनत करा रहा है, जो करा रहा है आप लोगों के साथ, उनके साथ बने रहना, वही आपकी नैया पार लगाएंगे। ठीक है, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, बैक बेंचर्स की सीरीज देखना शुरू किया तो पूरा देखना। तो रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए कि एक टी टेम्परेचर है, T1 टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस R1 है, फिर एक टेम्परेचर दिया है उस पर रेजिस्टेंस R2 है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है? आपको कोई भी सवाल दिखे जहां पर टेम्परेचर दिखे, रेजिस्टेंस दिखे,
तो बस आपको यही फॉर्मूला लगाना है यार। सचिन सर ने बोला था R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस में T1। इतना तो लिखोगे ही ना, इतना लिख ही लेना भाई। अब सवाल बताता हूँ। रेजिस्टिविटी भी हो सकता है रो2 रो1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस में T1 ब्रैकेट ओवर। ठीक है बेटा, यहाँ पर जो अल्फा होता है आपको सवाल में दिखेगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसीलिए सवाल जितना मैं आपको कराऊं उतना करके जाओ ताकि आप फेल ना हो। आप लिखे रहोगे उतना तो मार्क्स आपको कोई भी देगा। ठीक है, ओके। मैं यहाँ देखता हूँ बच्चा लोग, मतलब ऐसा मत सोचो यहाँ कोई बैठा है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग का स्क्रीन रहता है, भावनाओं को समझो। तो अल्फा आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। अच्छा, इसके सवाल कैसे आते हैं सर, दिखाता हूँ। एक सवाल लिख के दिखाता हूँ ताकि आप डरो नहीं। एन इलेक्ट्रिक टोस्टर, एक इलेक्ट्रिक टोस्टर है, रेजिस्टेंस is 12 ohm at 12 degree Celsius temperature. If its resistance increases to 100 ohm, then what is the temperature? Then what is the temperature? Take alpha इज इक्वल टू 1200 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। देखिए सवाल ऐसा आपको रहेगा, अगर आता है चैप्टर से तो कैसा रहेगा, आपके सामने है, क्या है, पकड़ते हैं। कहता है भैया रेजिस्टेंस 12 ओम है इतने टेम्परेचर पे। तो सर ये तो है, ये बात हो गई सर, टेम्परेचर रेजिस्टेंस दिया है सर, पकड़ लिया सर। सर ये रेजिस्टेंस R1 है, सचिन भैया के बाबा विद्यार्थी हो बच्चा आप लोग, तो मेरे छात्र हो सब लोग, डरना मत। और टेम्परेचर T1 कितना है, 12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर दूसरा रेजिस्टेंस बोलता है 100 ओम है, बट कहता है कि देन व्हाट इज द टेम्परेचर। अरे सर क्या है सर इस क्वेश्चन में, T2 क्वेश्चन मार्क। इतना भी लिखे रहोगे डेटा के मार्क्स मिलते हैं भाई, कि तुम्हें डेटा तो समझ में आए। और अल्फा दे रखा है, बस फॉर्मूला लगा दो, R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। R2 कितना दिया बच्चों, 100। R1 कितना बनी हो, 12। रहुआ के ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा कितना बनी हो, अल्फा बतौर 1200। ठीक ना, ठीक बा। और T2 और माइनस में T1 दे ले बा हो, T2 तो हर चाहिए, और T1 जोन बा वो 12 न बा। अभी करे क्वेश्चन सोल्व कर ले बनो, तो 12 नीचे ना आ जाए बच्चा बा, तो 100 बटे में 12, 100 बटे 12 नीचे आ गई और 1 इन्हें आ गई, इज इक्वल टू 1200। फिर हो बाबू, फिर तो तोहार T2 माइनस 12 ना, बुझा पड़ा था। ठीक है, चलो देखो तो ई सॉल्व कर दो तो 100 में से 12 चला जाए तो 88 बटे 12 और गुणा 1200। इकरा के तो ना कराओ, चाहे तू तरह करे चाहे, लेकिन हम बाबा से पे करा रहे हैं, बाबा से SP। तो T2 माइनस में 12 इकरा के डिवाइड करके T2 इधर लाके जोड़ दे बच्चवा, आंसर। अगर आपको न्यूमेरिकल इस चैप्टर से करंट इलेक्ट्रिसिटी का कहीं पर भी रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का दिखे तो आपको यही स्टेप्स को फॉलो करना है। टेम्परेचर पकड़ना, रेजिस्टेंस पकड़ना, ये सूत्र लगा देना। बहुत कॉम्प्लिकेट करेगा, पॉसिबल ही नहीं है यार, डायरेक्ट ही पूछते हैं, ऐसे ही पूछते हैं। या एक किताब का न्यूमेरिकल्स होता है जिसमें R2 R1 वो थर्मामीटर होता है, प्लेटिनम थर्मामीटर रजिस्टर, जो मैं अभी आपको काम दूँ तो वो कर लेना, है ना। वो सब कराया हुआ है, NCERT का पूरा सोल्यूशन कराया हुआ है। लेकिन आपको जितना बोला जाए वीडियोस के अंदर, जितना कराओ पहले वो कंफर्म कर लो, ये पक्का। बस आगे के बारे में मत सोचो, आगे बढ़ जाओ। ये हो गया रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर। आइए आपको एक किताब का करा ही देता हूँ ताकि आपका डर ना, भयमुक्त हो जाओ आप। ये देखो, अभी इतना बड़ा सवाल अगर पेपर में आ गया बच्चा डर जाएगा, अरे सर प्राण निकल गए। सर प्राण थोड़ी निकलेगा बच्चा, देख अभी तो एकदम आसानी से कर लेगा, तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बच्चा, देख पढ़। एन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेस नाइक्रोम फॉर हीटिंग एलिमेंट, मतलब नाइक्रोम का यूज होता है गर्मी देने के लिए। व्हेन एन नेग्लिजिबल स्मॉल करंट पासेस थ्रू इट, इट रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर इज फाउंड टू बी 75 है। देखो रेजिस्टेंस पकड़ लो बाबू, टेम्परेचर कितना दिया बाबू, 27 डिग्री सेल्सियस, और रेजिस्टेंस कितना दिया है बाबू, 75.3 ओम। ठीक ना। फिर क्या कहता है, फिर कहता है व्हेन द टोस्टर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्टेज, मतलब वोल्टेज बा 230 बा बाबू,
तो करंटवा कितना हो गई हो 2.68। अरे V और I से ओम्स लॉ लगा करके R नहीं निकाल सकते, ये अगर R1 है तो ये आपका R2 हो जाएगा 230 बटे में 2.68। V बराबर IR बच्चों, R बराबर V बाई आई, तो रेजिस्टेंस मिल गया। फिर कहता है व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर। भैया ये टेम्परेचर इतना था, स्टेडी टेम्परेचर मतलब दूसरा टेम्परेचर आपसे पूछा है, कहाँ रखा है इस क्वेश्चन में, बस लगा दो बच्चों। R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस में T1। ठीक है, सोच लो अपने आप से, R2 दिया है जी हाँ, R1 दिया है जी हाँ, 1 दिया है, 1 1 ही होता है, अल्फा गिवन है, कहाँ है ये रहा, T2 निकालना है, T1 सर ये रहा। बोलो इस क्वेश्चन में क्या था कुछ नहीं, और ये हर बार पूछता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। लीजिए एक और पैटर्न आपके सामने हो गया। अब इसके बाद जो आपको पैटर्न कराने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, उन्हें बहुत ध्यान से देखिए, फिर आपका चैप्टर हो जाएगा समाप्त, और उसके बाद आप इसकी करिएगा दम करके प्रैक्टिस। आइए करंट डेंसिटी समझते हैं क्या होता है। करंट डेंसिटी मतलब कुछ नहीं होता, करंट डेंसिटी मतलब होता है करंट अपॉन में एरिया। ठीक है, एमसीक्यू आ सकता है कि ये कैसी क्वांटिटी है, तो बच्चों ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसका डायरेक्शन हमेशा कहाँ होता है, तो जहाँ करंट होता है ना उसी डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होता है करंट डायरेक्शन। एमसीक्यू आ जाए कि इसका यूनिट क्या होगा, तो देखो एम्पियर पर मीटर का स्क्वायर। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर पर मीटर का स्क्वायर, ये करंट डेंसिटी। अब ड्रिफ्ट स्पीड क्या है, बहुत सिंपल, इसको एक साथ बताऊंगा, पूरा ध्यान से देखना क्योंकि ये आता है, जैसे किरचॉफ रूल से रिलेटेड आएगा, आपको ड्रिफ्ट स्पीड मोबिलिटी कुछ भी पूछ ले तो पूरा ही करके आना जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ड्रिफ्ट स्पीड का मतलब होता है कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस में एक बैटरी लगा दो। ठीक है, बैटरी लगाया, और बैटरी लगाने के बाद जो अंदर रहे हुए इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीलरेशन मिलेगा और जो उसकी स्पीड चेंज होगी उसी को हम ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि ये प्लस माइनस की वजह से यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और ये प्लस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ड्रिफ्ट होगा। ड्रिफ्ट मतलब धक्का देना, ड्र ऐसा, दैट इज ड्रिफ्ट, ऐसा नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, हाँ बता रहा हूँ, कब से बढ़ा रहा हूँ, रुको रुको क्योंकि अभी लाइव जाना रहता है इसके बाद। द स्पीड और द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज कनेक्टेड विद द बैटरी, स्पीड अटेन्ड बाय द कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट इज कनेक्टेड विद द बैटरी इज नोन एज ड्रिफ्ट स्पीड। हुआ क्या बच्चों कि ये प्लस माइनस की वजह से इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग गए, फोर्स का फॉर्मूला F बराबर QE, फादर बराबर होता है मदर, मास इनटू एक्सीलरेशन। ये आपका इलेक्ट्रॉन है इसलिए हमने यहाँ पर E लिखा स्मॉल ई, और एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है ना वो आपका E अपॉन में M, ये एक्सीलरेशन को सब्जेक्ट बनाया, और एक्सीलरेशन आपका स्पीड अपॉन में टाइम, क्योंकि एक्सीलरेशन आपका चेंज इन स्पीड अपॉन में टाइम होता है। इनिशियल स्पीड आपको 0 ली गई थी तो VD/T लिखा गया, E बराबर V/T, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, और ये टाइम को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। सो फाइनली आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया वो E अपॉन में M इंटू टाउ आ गया, बराबर बच्चा, ये आ गया ड्रिफ्ट स्पीड। ओके, अब देखिए रिलेशन बिटवीन J एंड VD, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेशन बिटवीन J एंड VD, J मतलब करंट डेंसिटी और VD मतलब ड्रिफ्ट स्पीड। तो अगर मेरे को रिलेशन निकालना है तो सबसे पहले हम यहां पर एक कंडक्टर वापस बना लेते हैं। ठीक है, ये कंडक्टर हमने बनाया, सर ये क्या है, ये क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन मतलब जितने लोग यहां से घुसे उतने लोग वहां से निकल गए। मान लीजिए यहां से यहां तक आने में चार्ज को लगा समय डेल्टा टी, उसने दूरी तय की लेंथ L, इसका एरिया A, इसका वॉल्यूम V। याद रखो ऐसे ही जैसे जैसे कर रहा हूँ, लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम, समय लगा डेल्टा टी। अच्छा, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस यहाँ पर L से रिप्रेजेंट किया गया है, और L बराबर होगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, VD डेल्टा टी। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, तो वॉल्यूम होता है LBH, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ब्रेथ और हाइट को हम एरिया कह दे, हाँ सर। लेंथ हमारी कितनी है, ऊपर ही देखो ये रहा VD डेल्टा टी, एंड ये आपका हो गया एरिया। दिस इज ऑल अबाउट वॉल्यूम। यहाँ पर एक टर्म्स आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है 5 मार्क्स में, ध्यान से देखना। अगर आपको ड्रिफ्ट स्पीड दिखे, इतना करके छोड़ देना,
5 मार्क्स में रिलेशन बिटवीन जे एंड वीडी पूले तो ही पूरा करना, जो आपको इस स्क्रीन पर दिखेगा। फिर यहां लिखना नंबर डेंसिटी। क्या होता है नंबर डेंसिटी? स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन अपॉन में वी। तो कैपिटल एन क्या होगा बच्चों? तो एन इंटू वी हो जाएगा, सब्जेक्ट बनाया, टिच क्या हो, ठीक है। फिर वी क्या है? वी क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या रहा? इतना। तो वी डी स्मॉल एन, वी की जगह पर बी डी ए डेल्टा टी। ये देखिए वी की जगह पर रखा, बराबर। तो मुझे मिल गया यहां से कैपिटल एन। अब यहां से हम चार्ज निकाल सकते हैं। चार्ज बराबर होता है एन इंटू ई। आज ही चैप्टर 1 के अंदर शुरुआत एन ई से ही किया था, ये डेरिवेशन रट लीजिए, अच्छे से आता ही है। तो एन इंटू ई, तो एन की जगह पर क्या हो जाएगा? स्मॉल एन वी डी डेल्टा टी ए एंड देन ई। दिस इज ऑल अबाउट डेल्टा क्यू। डेल्टा टी को नीचे लेके आ जाओ बच्चों, ये नीचे आ जाएगा। तो आई बराबर, क्योंकि डेल्टा के बाद डेल्टा टी आई होता है, तो ये आपका हो गया एन ई ए एंड देन वी डी। ए को भी नीचे लेके आ जाओ, आई अपॉन ए। क्या बनेगा आई अपॉन में? ए कहाँ गया? इससे पहले आपने क्या देखा? आई अपॉन ए जे बनता है, जे इज करंट डेंसिटी। तो जे बराबर में आपका हो गया एन ई वी डी, खत्म। अगर ऐसा आ जाए सवाल के अंदर कि ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड करंट डेंसिटी, ये कर देना, ये पूरा ही कर देना इनफैक्ट आप। अब आगे चलते हैं कि विद द हेल्प ऑफ करंट डेंसिटी ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन द रिलेशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी अगर डेरिवेशन में आता है, ऐसे ही लिखा रहेगा, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। तो आपके पास अभी जो फॉर्मूला आया जे बराबर एन ई वी डी, इसको थोड़ा तोड़िए। जे बराबर में एन ई वी डी, आई अपॉन में ए बराबर एन ई वी डी। आई को फिर से लिख दीजिए एन ई ए एंड देन वी डी, एन ई ए वी डी। वी डी क्या आया था बच्चों? तो ई इंटू ई अपॉन एम इंटू टाउ, यही था ना? हाँ सर, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अच्छा, ये आपका हो गया आई। इसको एक इक्वेशन दे दीजिए बच्चों। वी बराबर में ई डी, एक फॉर्मूला याद रख लीजिए। ये लेंथ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में लेंथ। ये उठा के यहाँ पटक दो, बराबर। ये देखो, ये ई इंटू ई स्क्वायर हो गया। सो आई बराबर एन ई का स्क्वायर, आई बराबर एन ई स्क्वायर ए अपॉन में एम टाउ, और कैपिटल ई की जगह पर वी अपॉन में एल। ठीक है ना? यहां तक क्लियर है? ओके। अब मैं वी को सब्जेक्ट बनाता हूं, इस वी को। सो वी बराबर आई एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए एंड देन टाउ। ठीक है ना? ओके सर। चलिए आइए देखिए, अब इस इक्वेशन को आप कंपेयर करिए ओम्स लॉ के हिसाब से। तो V बराबर क्या होता है? I इंटू आर। इसका मतलब है बच्चों कि ये रेजिस्टेंस है। अरे क्योंकि I हट गया तो ये पूरा जो लाल वाला है रेजिस्टेंस है, यानी रेजिस्टेंस कितना आ गया? तो R बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए एन देन टाउ। रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला होता है ना, R बराबर रो एल अपॉन में ए। याद आया कुछ? हाँ सर, याद आ गया। तो लेंथ और एरिया को छुपा दो तो रेजिस्टिविटी क्या निकल के आ गई? एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। रेजिस्टिविटी का उल्टा कर दीजिए तो दैट इज कंडक्टिविटी, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन में एम। बस इतना ही इस चैप्टर से करना है, और आज के इस वीडियो में इतना ही। नॉन स्टॉप क्लास है बच्चा लोग, लाइव भी करा रहा हूँ 70 में से 70 मार्क्स लाने वाले बच्चों के लिए, और जो सिर्फ उम्मीद छोड़ चुके थे, जो होपलेस थे, उनके लिए ये सीरीज़ है बैक बेंचर्स। आपसे इतनी रिक्वेस्ट रहेगी कि इसे पूरा देखना, क्योंकि अगर छोड़ दोगे, एक चैप्टर यहाँ से करोगे, दूसरा चैप्टर कहीं और से करोगे, तीसरा चैप्टर कहीं और से करोगे, चौथा कहीं और से करोगे, तो आप उलझ जाओगे। इससे बेहतर है कि एक जगह से पकड़े हो तो उसे पूरा ख़त्म कर लेना। मैंने आपके सिर्फ 4 दिन मांगे हैं, रोज़ के 4 घंटे की पढ़ाई, 1.5 घंटा मेरे साथ या 2 घंटा जो भी चले, क्योंकि आगे कल हम चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां चैप्टर एक साथ करेंगे। कल 2 घंटे का सेशन हो सकता है, ठीक है ना? तो ये पढ़ने के बाद
ये करने के बाद आप इसको पूरा अच्छे से रट डालो। आपको ये पूरे दिमाग में पूरे सचिन सर की बात चलनी चाहिए। उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो उनको लग रहा था कि यार कुछ भी नहीं आता है, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। पूरा ये रट लेना अच्छे से। इसके बाद क्या करना, जब आपको समय मिले तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए और उसे कर डालिए। बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है, इतना ही करना, ठीक है। चलिए, मज़ा आया है बच्चा लोग तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। एंड ये जो नोट्स हैं जो मैंने लिखा ये आपको टेलीग्राम में मिलेंगे, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कर लीजिए। एंड अपना प्यार ज़रूर दीजिए। कल आपसे वापस मिलेंगे ठीक समय पर, लेकिन इस वीडियो को जब छोड़ के जा रहा हूँ तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूरा का पूरा अच्छे से जितना कराया गया है उसे ज़रूर कर लेना, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। डरना मत, मैं आपके साथ हूँ, टेक केयर। एंड हाँ, शिव स्त्रोतम ज़रूर देख लेना, पढ़ भी लेना, याद भी कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन डू व्हाटएवर you want to do, man, but don't trouble your mom and don't forget to do all the things which I have discussed here. Bye bye, take care, love you all, Jai Hind.